व्यूअर्स का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के नए अध्याय जिसमें गर्मपंथी एवं उग्रवादी चरण जो 1905 से 1917 के बीच में रहा था उसके बारे में अध्ययन करेंगे तथा उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सभी पे हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने उग्रवादी चरण जो गर्मपंथी भी कहा जाता है, इससे पहले जो हम लोग हैं नरमपंथी के बारे में पढ़े थे जिसमें विभिन्न नरमपंथी नेताओं के बारे में जो जो चरण रहा था वह 1885 से 1905 ईस्वी के बीच में खासकर जो नरमपंथी नेता थे उनका बोलबाला रहा था, तो उनके बारे में जाना था जिसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, दादा भाई नौरोजी थे और विभिन्न प्रख्यात प्रख्यात लोग थे जिनके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। तो आज उससे आगे हम लोग देखेंगे गर्मपंथी और उग्रवादी चरण। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 के अवधि को क्या कहा जाता है। देखिए, इस चीज़ को समझने के लिए पहले इस चैप्टर को पूरा समझना होगा, तो लास्ट में आप निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का 1905 से 1917 का जो अवधि था वह था उग्रवादी चरण। उग्रवादी अर्थात गर्मपंथी का चरण था। क्यों था, आप देखेंगे कि क्या होता है 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन होता है और ये लॉर्ड कर्जन का सबसे मूर्खतापूर्ण डिसीजन होता है जो बंगाल का विभाजन होता है। इस बंगाल का जैसे ही विभाजन होता है वह विभाजन खासकर इसलिए करता था कि वो राष्ट्रीय जो आंदोलन है, जो राष्ट्रीय आंदोलन के जो प्रमुख जो लोग थे उसको वह दबाना चाह रहा था, क्योंकि जो गढ़ था वह कहाँ था, वह था बंगाल के ही पूर्वी बंगाल खासकर था जो राष्ट्रीय आंदोलन के जो प्रमुख वहाँ माने जाते थे। तो उसे दबाने के लिए खासकर, हालांकि वो जो ऑफिशियली कारण देता है लॉर्ड कर्जन, वो कहता है कि प्रशासनिक सुविधा के लिए वो बंगाल का विभाजन कर रहा है। हालांकि आबादी भी उन्होंने बताता लगभग 7 करोड़ 8 करोड़ के आसपास रहता है, तो प्रशासनिक सुविधा के लिए बंगाल का, लेकिन ऐसा रहता नहीं है। वो आंतरिक कारण रहता है, वही फूट डालो और राज करो, यहीं से वो बीज बोया जाता है। और आप देखेंगे कि किस तरह से आगे चर्चा हम लोग करेंगे, किस तरह से यहाँ पर मुस्लिमों को संरक्षण देना स्टार्ट होता है और इसी संरक्षण में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है जो अंदर से लॉर्ड मिंटो के द्वारा यह किया जाता है, जो शिमला में जाकर यह मिलता है प्रतिनिधिमंडल। फिर वहाँ पर जो विशेष जो होता है सांप्रदायिक निर्वाचन की बात करती है, विशेष सुविधा जो मांग करता है, तो उन सभी की चर्चा हम लोग करेंगे। तो ये बंगाल विभाजन जब होता है तो उस समय क्या हो जाता है, बंगाल विभाजन होता है तो देश में बड़े स्तर पर इसका विरोध होता है और इस विरोध में क्या किया जाता है, बहिष्कार को एक आंदोलन को एक अपनाया जाता है जिसमें बहिष्कार किया जाता है। किसका बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का जो विदेशों में निर्मित थे उसका बहिष्कार, और धीरे धीरे इस बहिष्कार को फिर स्वदेशी आंदोलन में परिवर्तित कर दिया जाता। आप देखेंगे किस तरह सुरेंद्र नाथ बनर्जी जब बंगाल का विभाजन किया जाता है तो कर्जन को वो सुझाव देते हैं कि बंगाल का विभाजन ना करके वह क्या करे, राष्ट्रीय यानी कि भाषाओं के आधार पर समुदाय का यानी उड़ीसा और बिहार को उसको अलग कर दे। लेकिन लॉर्ड कर्जन मानता नहीं, धीरे धीरे विभाजन आना जाता है। तो फिर क्या करते हैं, उसी समय सुरेंद्र नाथ बनर्जी क्या करते हैं, इस बहिष्कार का वकालत करना स्टार्ट कर देते हैं और जैसे जैसे वकालत वो करना स्टार्ट करते हैं, उन्होंने बहिष्कार के बजाय इस कदम को स्वदेशी के रूप में लेबल करना पसंद किया और यह स्वदेशी आंदोलन यानी स्वदेश यानी अपने देश का निर्मित वस्तुओं का उपयोग करने पर यहीं पर बल दिया जाता है कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए। और इसी में आप देखेंगे कि जब स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किया जाता है तो जो नरमपंथी होते हैं वो चाहते हैं कि बंगाल तक ही सीमित रहे और जो उग्रवादी यानी गर्मपंथी जो होते हैं नेता होते हैं वो चाहते हैं कि पूरे राष्ट्र में हो, एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन हो। तो ये होता है, यहीं से क्या होता है गरम दल और नरम दल के बीच आपको देखने का एक विभाजन यहीं से मिल जाता है, आधार मिल जाता है। फिर आप देखेंगे 1906 ईस्वी में स्पष्ट हो जाता है, 1907 का जो नागपुर अधिवेशन होता है उसमें तो बिल्कुल ही स्पष्ट सामने हो जाता है कि दो भाग में बढ़ जाता है। किस तरह दो भागों में बढ़ जाता है, आप देखिए 1906 ईस्वी में, ये तो था 1905 ईस्वी में किस तरह से जो उग्रवादी चरण यानी गर्मपंथी नेता होते हैं जो इस स्वदेशी आंदोलन को पूरे राष्ट्र में राष्ट्रव्यापी बनाना चाहते हैं यानी पूरे राष्ट्र को इसमें सम्मिलित करना चाहते हैं। लेकिन जो गर्मपंथी होते हैं वो क्या चाहते हैं, वो सिर्फ बंगाल तक ही इस चीज़ को सीमित रखना चाहते हैं। फिर उसके बाद 1906 ईस्वी में क्या होता है, कलकत्ता का जो अधिवेशन होता है इसमें उग्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय नरमपंथी जो लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। उधर जो नरमपंथी होते हैं, कौन, 1906 का अधिवेशन जो कलकत्ता में होता है, नरमपंथी रास बिहारी बोस को बनाना चाहते हैं और अंततः कौन बनते हैं, ये बनते हैं दादा भाई नौरोजी, जो आप देखेंगे स्वशासन का मांग सबसे पहली बार। फिर 1907 में भी यही होता है। 1907 ईस्वी में आप देखेंगे 1907 में क्या होता है, वह होना होता है 1907 ईस्वी का अधिवेशन नागपुर में आयोजित कराना चाहते थे कौन, जो उग्रवादी थे।
जिसमें बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय को इसमें भी वो अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे, परंतु नरमपंथी जो 1907 का जो सूरत अधिवेशन था वो सूरत में कराना चाह रहे थे, तथा वो इस बात पर भी अड़े हुए थे कि स्थानीय नेता को इसमें अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा जो कांग्रेस का अधिवेशन होगा। और आप देखेंगे अंततः स्वदेशी आंदोलन को क्या कहता है, अंततः सूरत में ही आयोजन किया जाता है और इसके अध्यक्ष रास बिहारी घोष घोषित किए जाते हैं। तो यहाँ से इन कारणों से कांग्रेस में जो विभाजन हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो इसी के कारण फिर आप देखेंगे इसके बाद जो बोलबाला हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है उग्र गर्मपंथी नेता का। फिर 1907 के बाद फिर आप देखेंगे कि किस तरह से बहुत सारा होगा, फिर होर्डिंग बम कांड होगा, फिर किंग्सफोर्ड पर बम फेंका जाएगा, यानी जो चरण आप देखेंगे उसके बाद कि आप उग्रवादी नेता का काफ़ी बोलबाला होता है और इसके विरुद्ध अंग्रेजों के काफ़ी हद तक वो परेशान करते हैं। नेक्स्ट 2 में देखिए, लॉर्ड कर्जन के शासन काल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो ऊपर वाले प्रश्न का जो 1905 से 1917 के बीच में रहा वो उग्रवादी चरण कहलाया। क्यों कहलाया, तो देखिए किस तरह से उग्रवादी चरण का प्रभुत्व बढ़ने लगता है। वो हम लोगों ने उसका जो आरंभिक चरण था वो भी देखा, फिर धीरे धीरे जो उसका प्रभुत्व बढ़ा वो भी देखा, और अंततः 1917 तक रहता है। फिर गांधी जी आएंगे तो फिर गांधी युग चलेगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न, कर्जन के शासनकाल को मूर्खतापूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया हुआ था बंगाल विवाद। ऑप्शन में तो बहुत चाहिए। ऑप्शन में 1899 का कलकत्ता नगर निगम अधिनियम, 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, उसके बाद बात की जाए तो 1904 का प्रशासकीय गोपनीयता अधिनियम, 1905 का बंगाल विभाजन। तो इन सभी में से जो सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य था वह बंगाल 1905 ईस्वी का बंगाल विभाजन। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इस बंगाल विभाजन क्या क्या था, हालांकि जो कर्जन था वो ऑफिशियली जो कहा था, आधिकारिक तौर पर जो कहा था कि वह प्रशासनिक विभाजन कर रहा, प्रशासनिक सुविधा के लिए, जिसमें बताया था कि कुल जनसंख्या 7 करोड़ 85 लाख है, तो प्रशासन सुविधा के लिए वो बंगाल का, लेकिन ऐसा हकीकत में था नहीं। वो जो कारण था वह क्या था, फूट डालो यानी राज करो, यहीं से बीजारोपण हो जाता है किसका, ये बंगाल विभाजन के बाद। यानी कि जो मुख्य उद्देश्य जो यही था कि जो राष्ट्रवादी जो हैं, यानी कि जो क्या कर रहे हैं, जो जन्म ले रहे हैं, कौन जन्म ले रहे हैं, वो बढ़ते राष्ट्रवाद जो हो रहा है, जो जन्म ले रहे हैं, जो बंगाल में उसका प्रभुत्व है, वह बढ़ते राष्ट्रवाद को मुख्य रूप से दबाना ही इसका कारण था। आप देखेंगे किस तरह से बंगाल विभाजन किया जाता, और बंगाल विभाजन में मुस्लिमों को इस बात के लिए जोड़ दिया जाता है कि बंगाल का विभाजन पूर्वी और पश्चिमी में कर दिया जाएगा, पूर्वी बंगाल में असम इत्यादि को रखा जाएगा, जिससे उसके प्रशासन, स्कूल, अस्पताल, इन सभी को सुविधा मिल पाएगा। हालांकि आप देखेंगे किस तरह से सलीमुल्लाह नवाब के जो ये ढाका के जो नवाब होते हैं, स्टार्टिंग में तो वो बंगाल विभाजन का विरोध करते हैं, लेकिन अंततः जब बंगाल विभाजन होता है तो उसके पक्ष में हो जाते हैं। तो इस तरह से क्या करता है, जो कर्जन होता है, इस तरह से मुस्लिमों को संरक्षण देकर साथ में वह उसे अपने ओर, यानी जो राष्ट्रवाद में जो भूमिका थी मुस्लिमों को, वह उसको संरक्षण देकर अपने ओर लाना चाहता था। और सांप्रदायिकता, उसी में से सांप्रदायिकता का भी बीज बोया गया था। सांप्रदायिकता के आधार पर हिंदू मुस्लिम को क्या किया जा सके, लड़ाया जा सके, ताकि वह राष्ट्रवाद को दबाया जा सके जो उठ रहा था। तो यही मुख्य कारण था बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी का। नेक्स्ट 3 में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा साधन उग्रवादियों से संबंधित नहीं है, करा उग्रवादी से संबंधित नहीं है। स्वदेशी आंदोलन, पश्चात शिक्षा का विरोध एवं राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, सरकारी संपत्ति को क्षतिग्रस्त करना, शासन तंत्र को अस्त व्यस्त करना, विदेशी वस्तु, सरकारी नौकरियां, प्रतिष्ठान, उपाधियों, संस्थाओं का बहिष्कार है वो सरकार के साथ असहयोग करना। तो इन सभी में से उग्रवादियों से संबंधित जो नहीं है वह स्वदेशी आंदोलन। अन्य कैसे है संबंधित, तो अन्य की चर्चा करेंगे। जैसे पश्चात शिक्षा का विरोध, पश्चात शिक्षा जो क्या था आप याद करिए, पश्चिमी शिक्षा, यूरोपीय शिक्षा, जिसमें अंग्रेजी तकनीकी पर जोर दिया जाता था, और राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार एवं राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। तो ये उग्रवादियों से संबंधित, इसमें उग्रवादियों से संबंधित था, जिसमें उन्होंने विरोध किया। आप देखेंगे कि किस तरह से क्या करता है, जो उग्रवादी होते हैं, चरण होते हैं, वो इसका विरोध करते हैं कि ऐसा नहीं होगा कि पश्चात शिक्षा का यहाँ पर नहीं लाया जाएगा। यह भी देखने को मिलता है, यह उग्रवादी संबंधित है। फिर सरकारी संपत्ति को क्षतिग्रस्त करना। फिर आप देखेंगे जिस तरह से स्वदेशी आंदोलन को ही आप ले लीजिए, किस तरह से जगह जगह पर क्या हो जाती है, विरोध करना, आगजनी, ये सभी मामला देखने को आ जाता है जब वो क्या हो जाता है, बंग भंग आंदोलन होता है, बंगाल विभाजन होता है, तब होता है। तो सरकारी संपत्ति को क्षतिग्रस्त, शासन तंत्र को अस्त करना, यह किसका था, यह स्वाभाविक सी बात है, उग्रवादी चरण में ही ये सभी भूमिका देखने को मिलती थी कि किस तरह से क्या किया जा सके, विरोध को जताया जा सके, जिसमें सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता, शासन तंत्र को। उसके बाद विदेशी वस्तुओं, सरकारी नौकरियां, प्रतिष्ठानों, उपाधियों और संस्थाओं का बहिष्कार एवं सरकारों के साथ असहयोग, यह भी क्या था, उग्रवादी का ही एक
क्या था, एक लक्षण था, यानी संबंधित था। उग्रवादी चरण इस तरह से क्या करते थे, सरकार का विरोध करते थे, जिसमें विदेशी वस्तुओं हो गया, सरकारी नौकरी हो गया, प्रतिष्ठान हो गया, उपाधियों जो उपाधि दिया जाता था, संस्थाओं का बहिष्कार एवं सरकार के साथ असहयोग कर वो इसका क्या करते थे, मतलब शो करते थे, दिखाते थे। तो ये सभी उग्रवादी संबंधी, लेकिन स्वदेशी आंदोलन क्या है, यह उग्रवादी से संबंधित इसमें नहीं रखा गया, क्योंकि जो स्वदेशी था इसमें खासकर जो बल दिया गया था कि क्या करें, विदेशी जो दुकान हैं वहाँ पर क्या करें, शांतिपूर्वक ढंग से उसका विरोध करें, बहिष्कार मतलब कि स्वदेशी पर बल दिया जाए। तो इस तरह के जो आंदोलन था इसमें स्वदेशी पर बल दिया गया था, ताकि ये नरमपंथियों जो लोग थे उनका विचार था कि इस तरह से क्या किया जा सके, इस बंगाल विभाजन को रद्द किया जा सके। लेकिन फिर आप यही देखेंगे स्वदेशी आंदोलन को गर्मपंथी और नरमपंथी के बीच में क्या हो जाता है, इसे एक बंगाल तक नरमपंथी सीमित रखना चाहते हैं, और जो राष्ट्रव्यापी जो गर्मपंथी होते हैं वो राष्ट्रव्यापी पूरे राष्ट्र पर पूरे राष्ट्र में इस आंदोलन को लागू करना चाहते हैं, यानी राष्ट्रव्यापी आंदोलन आरंभ करना चाहते हैं। तो इस तरह से स्वदेशी आंदोलन जो है उग्रवादी से संबंधित नहीं है, इसमें स्वदेश वस्तुओं के निर्माण पर जोर दिया जाता है, और जो विदेशी वस्तुएं होता है उसे उपयोग में नहीं लाने पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 4 में, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, कह रहा है कि भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता और निर्भयता से राष्ट्र की वेदना प्रकट कर प्रथम भारतीय पूछ रहा, वो पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है और निर्भयता से राष्ट्र के प्रति वेदना प्रकट करते। ऑप्शन में लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस। तो सबसे पहले वह होंगे बाल गंगाधर तिलक, वही होते हैं जो राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करते हैं। याद करिए, इनकी पहली जो होती है 1800, ये बाल गंगाधर तिलक के बारे में अगर कहा जाए तो इनका जन्म कहाँ होता है, महाराष्ट्र में होता है। उसके बाद आप देखेंगे किस तरह से 1897 ईस्वी में यही जो बाल गंगाधर तिलक होते, इनके द्वारा एक पत्रिका प्रकाशन किया जाता है, केसरी, जो क्या होता है, मराठा में होता है, जिसमें से देश का दुर्भाग्य सबसे पहले पब्लिकेशन किया जाता है, जिसके विरुद्ध में इन्हें क्या किया जाता है, 18 महीने की जेल की सज़ा होती है। वो खासकर वहाँ पर होता है जो प्लेग होता है, प्लेग का बीमारी भी फैल जाता है, और प्लेग की बीमारी फैल जाने के कारण वो जो उसमें जो पत्रिका होता है ना, उसमें जो प्रकाशित करते हैं, जिसके कारण उन्हें जेल जाना पड़ता है, जो सख्त सबसे पहले जो विरोध करते हैं, तो उसमें से उसका भी वर्णन करते हैं। प्लेग बीमारी फैल जाने के कारण जो अंग्रेज है वह क्या करता है, सख्त नियमों को अपनाता है, यानी सख्त बरतता भारतीयों के प्रति, यानी बहुत सारा नियम लागू होता है, बिना परमिशन के किसी घर में घुस जाना। इन सभी कारणों के कारण इस तरह से जो अत्याचार किया जा रहा था उस पर वो पब्लिश करते हैं, जिसके कारण उन्हें जेल जाना पड़ता है। तो उस समय सुभाष चंद्र बोस का तो जन्म ही हुआ था, तो सुभाष चंद्र बोस तो होंगे नहीं 1897 में। लाला लाजपत राय, आप लाला लाजपत राय की भूमिका कब देखेंगे, लाला लाजपत राय की भूमिका आप देखेंगे कब, साइमन कमीशन गो बैक में अहम भूमिका रहती है, इसके कारण लाठी चार्ज हो जाता है, तो उसके बाद होता है। लेकिन सबसे पहले अगर बात की जाए तो वह होता तो 1928 कहाँ 1897, तो वह इसलिए बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा, प्रथम भारतीय थे जो वेदना को। हालांकि गर्मपंथी में लाला लाजपत राय भी थे, सुभाष चंद्र बोस भी थे और बिपिन चंद्र पाल भी थे, लेकिन पहले पूछा तो बाल गंगाधर तिलक होगा, जिसके कारण इन्हें 3 बार जेल भी जाना पड़ा था। पहला जाना पड़ा था वही 1897 ईस्वी में जाना पड़ा था, फिर दूसरा 1908 ईस्वी में जाना पड़ा था, 6 वर्ष में इनकी पत्नी भी मर जाती है, मधुमेह का रोग भी इनको वहीं हो जाता। यहीं पर वो गीता रहस्य का भी फिर से हुआ क्या करते हैं, लिखते हैं, उसको प्रकाशित करते हैं। उसके बाद फिर आप 1916 ईस्वी में जाने को मिलेगा, जिसमें जिन्ना के विरोध करने पर वो भेजा जाता है, फिर 1 साल बाद वो बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरह से ये हम लोगों ने ऊपर जाना बाल गंगाधर तिलक के बारे में, जो इनको जिनके बारे में कहा जाता है कि वो राष्ट्रीयता के जन्मदाता, उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता और निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय थे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न से हम लोग पहले भी परिचित हो चुके हैं कि जो एनी बेसेंट है, ये वही एनी बेसेंट है, याद करिए, जो 1882 ईस्वी में क्या होती है, थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ती है। वही एनी बेसेंट है जो 1882 में जुड़ती है और 1889 ईस्वी में वह उसका सदस्य बनती है। फिर वो जो ब्लावत्स्की होते हैं, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो संस्थापक होते हैं, एच पी ब्लावत्स्की, उनकी मृत्यु पर जब वो भारत आती है, फिर जब कौन होते हैं, ऑलकॉट की मृत्यु होती है, तो वो कांग्रेस की वह क्या थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष बनती है, और वही अध्यक्ष पद पर रहते हुए वह भारत में उसका काफ़ी विस्तार, प्रचार प्रसार और उसको एक अस्तित्व पर, बड़े अस्तित्व पर लेकर जाती है। कौन, येनी बेसेंट। आप देखेंगे कि इन्हीं के, जब थियोसॉफिकल सोसाइटी का वो नेतृत्व कर रही होती है, जब उसे संभाल रही होती है। देखिए, थियोसॉफिकल जो सोसाइटी होता है उसका जो अर्थ, थोड़ा सा हम इसकी चर्चा येनी बेसेंट का है इसलिए हम कर देते हैं। मुख्य रूप से जो थियोसॉफिकल, थियो का अर्थ होता है ईश्वर, और ये थियो का अर्थ और फिस्ट का अर्थ होता है ज्ञान। ईश्वर ज्ञान माने इसमें कोई भी किसी को
मतलब ये नहीं था, कंडीशन था कि आप इसी चीज़ को पालन करिए। यानी जो भी ईश्वर में विश्वास रखते हों, चाहे कोई भी जाति कोई भी धर्म का, वो इसका सदस्य बन सकते हैं। तो इसी पर आधार था होम रूल, जिसमें फिर आप स्टार्टिंग में आप देखेंगे कि थियोकल सोसाइटी का ये इनके साथ भी होता है, मुख्यालय स्थापित किया जाता है दयानंद के निमंत्रण पर भारत में, मुंबई में होता है। हालांकि बाद में फिर वो बन नहीं पाता है, तो फिर वो अलग हो जाते हैं। तो इस तरह से था, जिसमें से हम लोगों ने जाना था कि थियो का अर्थ ईश्वर होता है और सोफी का अर्थ होता है ज्ञान होता है ना। अर्थात आप कह सकते हैं कि इस मतलब आप इसके क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि एक बंधुत्व और दूसरी स्वतंत्रता है, ये दो आधार था इसका थियोसॉफिस्ट का। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ तक पहुँचा था कि क्या होते हैं, ऑलकॉट की मृत्यु होती है। फिर 1907 ईस्वी में इस सोसाइटी के अध्यक्ष कौन बनते, एनी बेसेंट बनते हैं। और फिर जब उन्हीं के नेतृत्व में फलता फूलता बढ़ता है थियोसॉफिकल सोसाइटी, है ना, भारत और हिंदुत्व की रक्षा के लिए, मतलब इसमें एनी बेसेंट बोला जाता है कि एनी बेसेंट अपने आप को इस तरह से अपना लेती है, वेशभूषा, यहाँ के कल्चर को, यहाँ का सामाजिक वातावरण को, कि वो देखने से लगती नहीं है कि वो क्या है, विदेश की है, क्योंकि वो आयरिश थी। कौन, ये एनी बेसेंट। आपको ये भी पता होगा ना कि उनके हस्बैंड के क्या हो जाता है, उनसे उनका तलाक हो जाता है, बच्चों को भी बोला कर लेते हैं, उनसे काफ़ी वो विचलित और दुखी होते हैं, क्योंकि जो अदालत होता है उनके बच्चे को उनसे अलग कर देता। तो वो कहानी उनका था, किस तरह से वो क्या होते हैं, बिछड़ते हैं। उसके बाद वो फिर गरीबों को और जो अनाथ को उसकी रक्षा के उनकी रक्षा को ठानते हैं, उनका वो सेवा करते हैं। फिर भारत आते हैं, भारत में भी उनकी अहम भूमिका इस तरह से हम लोगों ने देखा था कि थियोसॉफिकल सोसाइटी जुड़ते हैं। फिर आप देखेंगे कि इन्हीं के नेतृत्व में क्या होगा कि 1998 ईस्वी में बनारस में बनारस केंद्रीय हिंदू कॉलेज की स्थापना होगा। फिर बाद में इसी को मदन मोहन मालवीय 1916 में हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित करेंगे। फिर आप देखेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी के विश्व अध्यक्ष एनी बेसेंट, जो क्या होती, साम्राज्य विरोधी तो नहीं थी, किंतु उन्हें लगता था कि भारतीयों को पर्याप्त स्वायत्ता के शासन प्रदान करने के लिए वह भारत और ब्रिटेन के मैत्री के लिए आवश्यक है कि वह क्या हो, ब्रिटिश रेडिकल और आयरिश होम रूल आंदोलन के तर्ज पर भारत में स्वशासन की मांग करना चाहते थे, कि जो आयरिश में जिस तरह से है, ब्रिटिश में है, उसी के तर्ज पर एक भारत में भी क्या हो, मतलब स्वशासन की मांग को लेकर एक राजनीतिक आंदोलन चलाया जाए। तो उसी में वो होम रूल लीग की स्थापना कर दी, किसके साथ, वह करेगी बाल गंगाधर तिलक के साथ 1916 ईस्वी में, जो अडयार में वह स्थापना करेगी एनी बेसेंट। तो इस तरह से स्थापना होता है। स्थापना से पहले वो एनी बेसेंट 1914 ईस्वी में राजनीतिक रूप में प्रवेश करती है। 1914 ईस्वी में फिर 17 में वही क्या होती है, वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनती है। उसके बाद आप देखेंगे कि ये तो 14 में एंट्री करती है भारतीय राजनीति में, 17 में वो प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनती है। और इसी दरमियान 14 में वो न्यू इंडिया के माध्यम से भारतीयों को स्वतंत्रता एवं राजनीतिक भावना को जागृत करने का कार्य आरंभ करती है। न्यू इंडिया ये दैनिक पत्र होता है, और ये साप्ताहिक पत्र कॉमनवेल्थ भी स्टार्ट करती है। और उसके बाद फिर 1916 ईस्वी में बम्बई से यंग इंडिया का प्रकाशन शुरू करता है, और एनी बेसेंट बाल गंगाधर तिलक वही लोगों को जागरूक करने के लिए। तो इस प्रकार से कभी कभी प्रश्न ये भी पूछ दिया जाता है कि यंग इंडिया किसके द्वारा है, क्या था, साप्ताहिक था कि वार्षिक था। तो यंग इंडिया जो था वह क्या था, जो स्टार्ट किया गया था 1916 के आरंभ में, बम्बई में यंग इंडिया का प्रकाशन किया जाता है, जो जिसके माध्यम से वो क्या करते हैं, लोगों को जागृति करने का कार्य करते हैं। उससे पहले यंग इंडिया से पहले वो न्यू इंडिया भी करते हैं, वह भी उन्हीं के द्वारा पब्लिकेशन दैनिक पत्र था, कॉमनवेल्थ भी उन्हीं के द्वारा था। इन सभी के माध्यम से स्वतंत्रता और राजनीतिक भावना। तो ये तो कुछ चर्चा हम लोग एनी बेसेंट के बारे में कर ली। तो जो इनसे प्रश्न पूछा, क्योंकि यहाँ प्रश्न आ गया था सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट। उसके बाद नलिनी सेन गुप्ता भी होती है, लेकिन यहाँ पर प्रथम महिला पूछा तो वह भारतीय हो जाती है नलिनी सेन गुप्ता, जो आप देखेंगे कि 1925 में बनती है, फिर 1933 ईस्वी में भी बनती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। बंगाल विभाजन के समय उस समय लॉर्ड कर्जन था। आपने देखा कि बंगाल विभाजन कब और किन परिस्थिति में होता, इन पे भी हम लोगों ने चर्चा किया कि जो बंगाल विभाजन होता है वह लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया जाता है। ये लॉर्ड कर्जन का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य रहता है। हालांकि जब जो लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन करता है, उसमें वो ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर यही वह कहता है कि जो बंगाल का विभाजन किया गया है वह प्रशासनिक सुविधा के लिए किया गया है। वह बताता है कि बंगाल का जनसंख्या 7,85,00,000 है। हालांकि जो उनका आंतरिक कारण था वह क्या था, वह था फूट डालो और राज करो। इस तरह से वह क्या था, जो राष्ट्रीय भावना था उसको दबाना चाहता था। जो राष्ट्रीय भावना की जो जागृति थी, यानी कि बढ़ते राष्ट्रवाद के दबाने का उसका मुख्य प्रयास था, यही प्रयास था। और इसी में से वो फूट डालो, इस तरह से सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का भी उपयोग करता है, यानी सांप्रदायिक के आधार पर हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का बात करता है। कारण वही होता है कि जो
राष्ट्रीय जो राष्ट्रीय भावना है उसको वो दबाना चाहता है, राष्ट्रवाद को। तो ये था लॉर्ड कर्जन था 1905 ईस्वी में, जिसकी चर्चा हम लोग और भी विस्तार से आगे करते चलेंगे। किस तरह से बंगाल विभाजन होता, किस तरह से बंगाल विभाजन होने पर क्या करता लॉर्ड कर्जन। इससे पहले देखा जाता है, अगर थोड़ा सा इसकी चर्चा की जाए बंगाल विभाजन के बारे में, तो देखिए स्पष्ट हो चुका था। लॉर्ड कर्जन के बारे में कहा जाता है बंगाल विभाजन से पहले 1903 ईस्वी से वो कई बार पूर्वी बंगाल का क्या कर चुका था, दौरा कर चुका था। इससे लग रहा था कि बंगाल का विभाजन किया जाएगा। इसके विरोध में आप देखेंगे कि सरकार में आधिकारिक तौर पर 1904 में जनवरी में यह विचार प्रकाशित कर दिया था। फरवरी में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के पूर्वी जिलों में विभाजन जनता की राय को आकलन करने के लिए, वहाँ परामर्श लेने के लिए वो कई बार दौरा करता है, जिसमें चटगांव होता है, ढाका होता है तथा और ये सभी देखेंगे। उसके बाद जैसे ही परामर्श होता है तो आप फिर देखेंगे कि क्या होता है। कांग्रेस में जो 19वां अधिवेशन होता है 1903 ईस्वी में ही मद्रास में हुआ था। इस अवसर पर सभापति जो श्री लाल मोहन घोष ने अपनी आधिकारिक जो भाषण होते हैं उसमें सरकार के प्रतिवादी नीति का आलोचना करते हैं और एक अखिल भारतीय मंच पर वंग भंग की सूचना भी देते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे, वंग भंग आंदोलन करेंगे, उन्होंने कहा इस प्रचार का। तो इस तरह से होता है, लेकिन अंततः क्या होता है आप देखेंगे कि हालांकि उसमें सूर्यनारायण बनर्जी भी आते हैं, वह कर्जन को सलाह भी देते हैं कि आप क्या करिए कि बंगाल का विभाजन ना करके उड़ीसा और बंगाल को भाषाई के आधार पर अलग करें। लेकिन कोई लॉर्ड कर्जन मानता नहीं है। जैसे जैसे विभाजन नज़दीक आता है तो वह क्या करते हैं, जो सूर्यनारायण बनर्जी होते हैं साथ में अन्य नेता होते हैं जो क्या करते हैं, बहिष्कार जैसे सख्त तरीकों का वकालत करना स्टार्ट कर देते हैं। उन्होंने बहिष्कार के बजाय फिर धीरे धीरे उस स्वदेशी के रूप में इसे लेवल करना पसंद किया और बहिष्कार का नेतृत्व नरमपंथियों ने किया। और लेकिन इसके कारण छोटे छोटे फिर विद्रोह भी देखने को मिला। तो इस तरह से क्या होता है, यह बंगाल का विभाजन स्टार्ट होता है, जिसमें से मुख्य हालांकि जो विभाजन की योजना के पीछे जो अन्य उद्देश्य और भी जो होता है, अन्य उद्देश्य वह होता है बंगाली हिंदू शासन में अधिक से अधिक भागीदारी होते थे, उनका भागीदार होता था, राजनीतिक आंदोलन में अग्रणी होते थे और इसी को वो दबाना चाह रहा था। अंततः पूर्व में मुस्लिमों का वर्चस्व बढ़ने से उनकी स्थिति कमज़ोर हो रही थी। उसको ऐसा लग रहा था कि अगर उधर को मुस्लिम का वर्चस्व बढ़ाएंगे तो ये जो राष्ट्रवाद की उठती भावना है उसको कमज़ोर किया जा सकता है। तो वही प्रबल सार्वजनिक विरोध के बावजूद भी क्या होता है, आप देखेंगे कि 20 जुलाई 1905 को बंग भंग प्रस्ताव पर भारत सचिव का ठप्पा लग जाता है। फिर आप आगे देखेंगे किस तरह से 19 जुलाई को घोषणा किया जाता है बंगाल विभाजन का और 16 अक्टूबर 1905 को यह प्रबल हो जाता है, यानी प्रभावी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे। अब हम लोग गदर पार्टी के बारे में आते हैं। गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे, तो देखिए गदर पार्टी के जो प्रमुख नेता थे, गदर पार्टी की जो स्थापना होती है वह कब होती है, वह होता है 1913 ईस्वी में होता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो 13 को हो सकता है छोटा डेट भी पूछा है, तो दिसंबर 1913 ईस्वी में होता है। गदर पार्टी का जन्म अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के एस्टोरियो में 1913 में अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए गदर पार्टी का स्थापना होता है। मुख्य उद्देश्य ये कि देखिए इसका जो उद्देश्य होता है यही होता है गदर पार्टी का, कि जो मतलब अंग्रेजी राज के विरुद्ध हथियार उठाना और गद्दारी नहीं है, मतलब अंग्रेजी शासन के विरुद्ध हथियार उठाना वो गद्दारी नहीं बल्कि एक महायुद्ध है। इनका कहना था कि हम इस विदेशी राज को के आज्ञाकारी नहीं हैं, घोर दुश्मन हैं। हमारी इसी दुश्मनी को अंग्रेज गद्दारी कहते हैं, इनका मानना था। इसलिए वो हमारी 1857 के आज़ादी को जंग को गदर कहते आ रहे हैं, इनका ये कहना था। तो गदर पार्टी की जो स्थापना होती सैन फ्रांसिस्को में अमेरिका में कब, दिसंबर 1913 में होती है। अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने का उद्देश्य होता है इसमें। जो गदर पार्टी के अध्यक्ष होते हैं वो सरदार मोहन सिंह भकना होते थे। यहाँ पर प्रमुख नेता पूछा, ऐसा तो पूछा नहीं गदर पार्टी का अध्यक्ष, तो आप ध्यान में रहें सोहन सिंह भकना होते हैं। और अन्य का क्या योगदान होता है तो उनके बारे में जानते हैं। इसके अतिरिक्त केसर सिंह होते हैं, जो थदगढ़ होते हैं, केसर सिंह थदगढ़ वह उपाध्यक्ष होते हैं और लाला हरदयाल जो होते हैं महामंत्री होते हैं। इनके अलावा अन्य होते हैं लाल ठाकुर दास धूरी संयुक्त सचिव होते हैं, पंडित काशीराम मर्दोली कोषाध्यक्ष होते हैं। तो हो सकता है आपको प्रश्न यह भी देखने को मिले। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना जो गदर पार्टी की स्थापना होते हैं, इसमें अध्यक्ष सोहन सिंह भकना होते हैं और महामंत्री कौन होते हैं, ये होते हैं लाला हरदयाल होते हैं। स्थापना के बाद गदर पार्टी की जो पहली बैठक वहीं होती है सैक्रेटो के कैलिफोर्निया में दिसंबर 1913 में आयोजित की जाती है। इसमें कार्यकारिणी सदस्य की घोषणा भी किया जाता है। इसमें विभिन्न जो होते हैं बहुत सारे, जिसमें करतार सिंह होगा, संतोष सिंह होगा, अरुण सिंह होगा, विभिन्न का जो होता है सदस्यों की घोषणा किया जाता है कि कौन किस चीज़ को संभालेगा। तो इस प्रकार से गदर पार्टी
15 जुलाई 1913 को ऑस्ट्रेलिया के आरा मिलो में एक बुनियादी प्रस्ताव पास करता है, जिसके तहत कहा जाता है कि गदर पार्टी हथियारबंद क्रांति की मदद से अंग्रेजी राज्य से भारत को आज़ाद कर गणतंत्र कायम करेगी, ये इसका कहना था। फिर आप आगे देखेंगे सभा के हर वर्ष चुनाव करने का निर्णय भी इसमें लिया जाता है। उसमें साथ में जो धार्मिक बहस होता है, इसमें धार्मिक बहस को नहीं मतलब रखा जाता है कि वो व्यक्तिगत निजी मामला समझा जाता है उसको, कि इस पर कोई बहस नहीं यहाँ किया जाएगा था। साथ में सभी से $1 चंदा देगा, इस पर भी बात होती है कि जो हर समुदाय के प्रत्येक होंगे माह में $1 चंदा भी देंगे। फिर गदर पार्टी ने अपना पत्र हिंदुस्तान गदर निकाला, ब्रितानी बहुहुकूमत का खुला विरोध इन्होंने किया। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि इस तरह से सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में क्या होता है, गदर पार्टी का स्थापना होता है, जिसमें अध्यक्ष होते हैं वह कौन होते हैं, सोहन सिंह भकना होते हैं और महामंत्री लाला हरदयाल होते हैं उनके नेतृत्व में। नेक्स्ट देखेंगे किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर न्यायाधीश के किंग्सफोर्ड जा रहे हैं। देखिए अब आइए हम लोग न्यायाधीश किंग्सफोर्ड के बारे में जानते हैं, आखिर इन पर बम क्यों फेंका गया और क्या कारण था फेंकने का। जो इसका पूरा नाम डगलस हॉलसिंडे किंग्सफोर्ड था, इसको हम लोग DH किंग्सफोर्ड के नाम से भी जानते हैं। ये कलकत्ता के चीफ प्रेसिडेंस मजिस्ट्रेट थे। हालांकि क्रांतिकारियों को अपमानित करने और उन्हें दंड देने के लिए यह बहुत बदनाम था, ये मतलब उसको बहुत दंड देता था, कठोर दंड देता था ये किंग्सफोर्ड। तो इसके लिए ये क्रांतिकारी जो भी लोग थे, उग्रवादी थे, वह उनके माइंड में ये था, यानी उनकी नज़र में ये बना हुआ था किंग्सफोर्ड, क्योंकि ये क्रांतिकारियों को दंड देने के लिए बदनाम था ही था। तो इनकी रक्षा को देखते हुए जो सरकार होती है, ब्रिटिश सरकार, किंग्सफोर्ड के प्रति जो जनता का जो आक्रोश को देखते हुए भावकर उसकी सुरक्षा की दृष्टि से उसे क्या करती, सेशन जज बनाकर उसको मुजफ्फरपुर भेजती है। पहले चीफ प्रेसिडेंस मजिस्ट्रेट होता, तो सेशन जज बनाकर जब मुजफ्फरपुर भेजता तब होता युगांतर समिति की गुप्त बैठक होती। अब आपके माइंड में युगांतर समिति क्या था, देखिए युगांतर समिति क्या था। अब जैसे ही क्या होता है, आपने देखा कि 1905 ईस्वी के बाद क्या होता है, उग्रवादी यानी कि गर्मपंथी नेताओं का प्रभुत्व होता है, जिसमें से आप देखेंगे कि उसी चरण में से जो कुछ जो होते हैं उग्रवादी जो नेता होते हैं वो क्या होते हैं, अंग्रेजों से सशस्त्र विद्रोह करने में विश्वास रखते हैं। उनका मानना होता है कि अंग्रेजों से बिना सशस्त्र यानी शस्त्र के साथ बिना विद्रोह किए उन्हें भारत से नहीं भगाया जा सकता, आज़ादी को नहीं प्राप्त किया जा सकता। तो वही होते हैं जो उसी के आधार पर क्या होता है कि एक गुप्त रूप से बारूद चलाने, हथियार चलाने, बम बनाने के लिए समिति मतलब गठन होता है, जो महाराष्ट्र में युगांतर समिति और बंगाल में ये अनुशीलन समिति के नाम से जाना जाता है। तो वही होता है, युगांतर समिति की बैठक होती है जिसमें किंग्सफोर्ड को मारने का निश्चय किया जाता है और इस कार्य हेतु खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को चुना जाता है कि यही उन पर। हालांकि आपको एक चीज़ बता दें कि खुदीराम बोस पहले बंगाल के 2 अंग्रेज अधिकारी पाटसन और पैमफाइल्ड फुलपर पर बम फेंकने से हमला किए थे, लेकिन वो भी बच निकले थे। तो खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर के सेशन जज किंग्सफोर्ड से बेहद खपा भी थे। उसने बंगाल के कई देशभक्तों की कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाई थी। किंग्सफोर्ड के बारे में भी चर्चा करें। अब क्या होता है, किंग्सफोर्ड जैसे ही मुजफ्फरपुर के लिए जब उनको निकल रहे होते हैं, वह समय होता है 13 जुलाई से पहले कहिए 30 अप्रैल 1908 को सेशन जज की गाड़ी पर बम फेंकते हैं। यानी जब वो शहर के पुरानी, पहले तो वो चले जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं, ये बंगाल पहुंच जाते हैं और उसके बाद वो बंगाल जाने के बाद वो क्या करते हैं, एक धर्मशाला में रुकते हैं और फिर वही प्रफुल्ल चाकी के साथ वो किंग्सफोर्ड का क्या करते हैं, वो रेकी करते हैं, यानी समझते हैं कि कब निकलता है कब जाता। तो वही उसके बाद 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को जब क्या करते हैं, सेशन जज जब जा रहे होते हैं तो उनकी गाड़ी पर बम फेंकता है। लेकिन उस गाड़ी पर क्या होता है, सेशन जज की जगह उनसे परिचित जो भारतीय राजनीति में भारतीय लोगों से जो क्या करती थी, स्नेह रखती थी, उन महिलाओं और मतलब एक महिला और उनकी बेटी का सवार थे, उस पर बम क्या होता है, फेंक दिया जाता है। यानी गलती से बम उस पर जाकर गिरता है, उनको पता नहीं होता और उनमें उनकी दोनों की मृत्यु हो जाती है। और उसी दिन शाम में खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर से 35 किलोमीटर दूर जो होता है क्या कहता है, पूसा रोड स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया जाता और उन पर मुकदमा चलाया जाता। और प्रफुल्ल चाकी अपने आप को इस जब पता चलता है कि इस चीज़ से कि जो है किंग्सफोर्ड पर नहीं लगा है, वो कैनेडी और उनकी बेटी पर सवार थे, उन पर बम चला गया, तो ये खुद से अपने आप को आत्महत्या कर लेते हैं। यानी कहने का मतलब कही, इस घटना से आघात प्रफुल्ल चाकी आत्महत्या कर लेते हैं। तो फिर यह ये प्रफुल्ल चाकी आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को हम लोगों ने देखा कि वैसी शाम को गिरफ्तार कर लिया था 35 किलोमीटर दूर पूसा रोड स्टेशन से। तो इस तरह से उसके बाद फिर उन पर मुकदमा चलता है, फिर दास बोस मुकदमा इनके विरुद्ध लड़ते हैं। अंततः क्या होता है कि मतलब कहिए कि 8 दिन पर जो कार्रवाई चलता है, 8 दिन
के में ही क्या होता है 13 जुलाई 1908 ईस्वी को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। इस फैसले के विरुद्ध हालांकि फिर कलकत्ता उच्च न्यायालय में भी दिया जाता है, तो फिर सिर्फ डेट का परिवर्तन हो जाता है। जो 11 क्या था वह जो 13 जुलाई था वह 11 अगस्त हो जाता है। तो यह इस प्रकार से किंग्सफोर्ड जो बैठे थे वह खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी ने यह मानकर बम फेंका था, लेकिन बम उनके बग्गी पर, जो बग्गी था उस पर ना जाकर वो उनके पीछे वाले बग्गी पर गिरता है, जिसमें कैनेडी और उनकी बेटी बैठी हुई होती है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो भारतीय मतलब भारतीयों से स्नेह रखते थे, यानी उनके जो मैटर होते थे उसमें दिलचस्प कर रखते थे वो। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूँगा, किसने कहा था? याद करिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक। ये बाल गंगाधर तिलक वही है जिसके बारे में भी हम लोगों ने जाना कि उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता और निर्भयता कैसे राष्ट्र की जो वेदना प्रकट किए थे, जिसमें से हम लोगों ने जाना था किस तरह से 1897 ईस्वी में जब प्लेग फैल जाता है और उस प्लेग के विरुद्ध जो अंग्रेज होते हैं, जो सख्तियाँ को अपनाते हैं, जिसमें से बहुत सारा नियम होता है कि बिना किसी की अनुमति के घर में प्रवेश करना, ज़बरदस्ती कुछ भी कर सकते हैं, वो किसी को आवागमन पर रोक सकते हैं, चाहे वो रात का समय। तो इन सभी को जब वो केसरी नामक पत्रिका में जो पब्लिश किए थे, प्रकाशन किए थे, तो देश का दुर्भाग्य जिसमें से उन्होंने इसका प्रकाशन किया था, जिसके कारण उन्हें क्या कर लिया गया था, 18 महीने की सज़ा भी सुनाई गई थी। उन पर यह आरोप लगाया गया था कि कुछ और भी नेता हैं जो क्या किए हैं, जिसमें देखिए ना, ये नाम अभी ध्यान में नहीं है, हाँ एक प्रफुल्ल कौन थे, मतलब जिनके बारे में कहा जाता है कि वो जो इसके विरुद्ध किए हैं, वो उसे भड़काने में उनकी अहम भूमिका रहती है। तो इसके लिए उनको क्या कहता जाता, वही 1897 ईस्वी में एक पत्रिका प्रकाशन केसी का होता है, जिसमें देश का दुर्भाग्य पब्लिकेशन प्रकाशन करते हैं, जिसमें उनके 18 महीने कैद होते हैं। और जब वह निकलते हैं जेल से, तो निकलते हैं तो निकलने के बाद क्या होता है, यही होते हैं ये, जब वो निकलते हैं ये बाल गंगाधर तिलक, तो क्या होता है कि एक बैप्टिस्टा होते हैं, उनके द्वारा जो वक्तव्य कहा जाता है, वही निकलने के बाद वो कहते हैं कि जन्मसिद्ध ये स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। तो हो जाएगा वही जेल से निकलने के बाद जो प्रथम जो होता है 1897 में, वह इस वक्तव्य को कहते हैं कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये जो कथन होता है बैप्टिस्ट होते हैं, है ना, काका बैप्टिस्ट होते हैं, उनके द्वारा गढ़ा गया ये नारा था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। तो ध्यान में रखिएगा। हाँ, जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कौन से थे जो इसके विरुद्ध में लगाया गया था, जो चापेकर भाइयों और उनके अन्य सहयोगियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी लेफ्टिनेंट आर्यस्ट को। तो वही उन पर आरोप लगाया जाता है कि जो उनके द्वारा हत्या किया गया था, इसको बढ़ाने में भड़काने में इस पत्रिका का, इसमें खासकर बाल गंगाधर तिलक का अहम भूमिका रहता है। वही इस प्रकार से षड्यंत्र बुनकर उनको 1897 ईस्वी में बंधन करता है। नेक्स्ट देखिएगा, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? काफी अच्छा प्रश्न है, मार्ले मिंटो। अब हम लोग जानेंगे कि मार्ले मिंटो क्या है। देखिए, मार्ले मिंटो जो है, यह मार्ले जो था उस समय क्या था, मार्ले था सचिव था, और मिंटो जो था वह था भारत का वाइसराय था। तो उन्हीं के नाम पर इसका जो है मार्ले मिंटो रखा गया। 1909 ईस्वी में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अधिनियम था। यह मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि उस समय मार्ले मिंटो उस समय मार्ले जो था भारत का राज सचिव था, अभी चर्चा की, और लॉर्ड मिंटो वाइसराय था। इन्हीं दोनों के नाम पर मार्ले मिंटो इसका नाम रखा गया। इससे पहले 16 अक्टूबर 1905 को खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक प्रतिनिधित्व वाइसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था। आपको पता होगा ना कि जब क्या होता है, याद करिए, मुस्लिम लीग की स्थापना किस परिस्थिति में होती है, लॉर्ड मिंटो का अहम भूमिका होता है। लॉर्ड मिंटो ही उस चीज़ को मुस्लिम लीग को, मतलब कहिए कि एक तरह से मुसलमानों के लिए एक अलग पृथक निर्वाचन की व्यवस्था करने का श्रेय वो अभी हम लोगों ने देखा ना, वो जानबूझकर उसकी मंशा थी, ताकि क्या कर सके, मुस्लिमों को उस राष्ट्रीयता के जो राष्ट्रवाद की भावना है उससे उसको अलग किया जा सके। इसमें से वो कहता है, वह अपने जो सहयोगी होता है, कौन होता है, स्मिथ होता है, उसके सहयोग से जाता है और फिर उसमें मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन की बात करते हैं। तो वही होता है, शिमला में वो वाइसराय से मिलता है और इसमें आगा खां उसका नेतृत्व कर रहा होता है। किसका नेतृत्व? वो मुस्लिमों के प्रतिनिधि मंडल का होता है, जिसमें 4000 सिग्नेचर की भी बात किया जाता है ना, कि विभिन्न मुस्लिमों प्रतिनिधित्व का सिग्नेचर भी चाहिए इस चीज़ को। इसमें वो प्रमुख मांग भी करता है कि मुस्लिमों का क्या होना चाहिए कि हर क्षेत्र में उसको अलग से सीट मिलना चाहिए, जिसमें हो, चाहे वो न्यायालय के क्षेत्र में हो, फिर चाहे वो जमींदारी के क्षेत्र में हो, तो वो इस तरह से पृथक निर्वाचन
के साथ साथ में वो क्या करता है, मांग करता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, जिसमें से हम लोगों ने अभी चर्चा की कि मुसलमानों को सरकारी सेवाओं में उचित अनुपात में स्थान मिले, नौकरियों में प्रतियोगी तत्व की समाप्ति हो, ये मांग करता है। उस समय सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग पेश कर प्रार्थना पत्र करता है। तो वही करा कि मॉर्ले मिंटो 1926 में आखा के नेतृत्व मुसलमानों के प्रतिनिधिमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था और मांग की मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की जाए। यह मांग किया था कि व्यवस्था की जाए, लेकिन इस व्यवस्था के लिए सहमत स्मिथ पहले से ही था, ताकि वो क्या कर सके, मुसलमानों को उस राष्ट्रीयता की जो राष्ट्रवाद की है, जो राष्ट्रवाद बढ़ रहा, उससे उसको अलग किया जा सके। तो उसमें फिर क्या होता, जो प्रतिनिधि मंडल ने तर्क दिया था कि उनकी साम्राज्य की सेवा के लिए उन्हें पृथक समुदाय प्रतिनिधित्व दिया जाए। वो प्रतिनिधि मंडल था, जिसमें प्रतिनिधि मंडल हम लोगों ने देखा था, खान के नेतृत्व में वो प्रतिनिधि मंडल था। फिर 1906 में ढाका में सलीमुल्लाह नवाब मुस्लिम मोहिन उल मुल्क और वाकर उल मुदारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। उसे हम लोगों ने जाना था ना कि नवाब वही 30 दिसंबर 1906 को वो एक तरह से संस्था का स्थापना का सदस्य थे, जिसका जो नवाब होता है मोहसिन उल मुल्क उसका अध्यक्षता करता है। तो इसमें यह भी प्रश्न देखने को मिलता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसको जाता है, सलीमुल्लाह को जाता है। वही उस समय वो एक संस्था को स्थापना करने का श्रेय दिया था। आगे चर्चा हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर मॉर्ले मिंटो, हम लोग बस मॉर्ले मिंटो को जान रहे थे कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स क्यों किया गया था, क्योंकि 1906 में मिंटो से मिला था और मिंटो से मिलने के बाद वो क्या था, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग क्या था, वो उसके सहमत में था, वो दिया भी था, मतलब मुस्लिम लीग की स्थापना भी हुआ था। तो उसी के सांप्रदायिक और उसी को लागू करने के लिए जो वहाँ पर मांग किया था कि मुस्लिमों के लिए क्या हो, अभी हम लोग चर्चा किए ना कि मुस्लिमों के लिए क्या हो, मतलब मुसलमानों को सरकारी सेवाओं में उचित अनुपात में प्रत्येक उच्च न्यायालय और मुख्य न्यायालय मुसलमानों के भी न्यायाधीश का पद मिले। इन सभी पे न्यायपालकों में दोनों समुदाय के प्रतिनिधियों भेजने का अलग से सुविधा हो। विधान परिषद के लिए मुस्लिम जमींदारों, वकीलों जिला परिषद ने, इन सभी के लिए वो स्थान की मांग कर रहा था। 5 वर्ष का अनुभव मुस्लिम स्नातकों के कारण, इस तरह से वो जो मांग किया था, तो उसी के आधार पर क्या किया गया था, यह मार्लिमेंटो लाया गया था, ताकि वो क्या कर सके, वह जो मांगा गया है वो मुस्लिमों को संरक्षण दे सके और संरक्षण देकर वो अपने पक्ष में रख सके। तो वही 1906 में ढाका में वो मुस्लिम सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क, बाकर उल मुल्क, इन सभी के प्रतिनिधित्व में क्या होता है, मुस्लिम लीग मुसलमानों के समाज के प्रति निष्ठा प्रकट करने की शिक्षा दी जाती है। मुस्लिम बुद्धिजीवियों को कांग्रेस से पृथक रखने का प्रयास। अब यहाँ पर देखिए जो क्या होते हैं, मुस्लिम लीग के मुसलमानों के साम्राज्य के प्रति निष्ठा प्रकट करने की शिक्षा दी और साथ में मुस्लिम बुद्धिजीवियों को कांग्रेस से पृथक रखने का प्रयास किया गया। इसके अतिरिक्त कांग्रेस द्वारा प्रतिबद्ध सुधार की जो मांग करने, नरम दल को संतुष्ट करने और अतिवादियों के प्रभाव को कम करने के मुख्य रूप से ये उद्देश्य होता है। एक तो हम लोगों ने देखा कि जो मुस्लिम बुद्धिजीवियों को कांग्रेस से पृथक करने, या साथ में इसके अतिरिक्त जो कांग्रेस के जो नरम दल थे, जो क्या कर रहे थे, प्रतिवर्ष जो क्या कर रहे थे, सुधार की मांग कर रहे थे, उसको नरम दल को संतुष्ट करने के लिए ये पार्लियामेंट सुधार ले आया था। इसमें क्या होता है, इसमें आप देखेंगे कि केंद्रीय प्रांतीय विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में थोड़ा वृद्धि किया जाता है। वृद्धि निर्वाचित, इसमें क्या होता था, पहले गैर सरकारी सदस्यों में नामांकित और बिना चुने सदस्यों की संख्या अधिक थी, जिसके कारण निर्वाचित सदस्यों की तुलना में अभी भी उनकी संख्या अधिक बनी रही। तो इस तरह से केंद्रीय और प्रांतीय में निर्वाचित और गैर निर्वाचित सदस्यों की संख्या को थोड़ा बढ़ाया गया। आप उसमें देखेंगे, उसका डिटेल कभी मतलब वो चर्चा होगी, जिसमें से आप देखेंगे 60 सदस्य और 9 पदेन सदस्य होते थे, जिसमें टोटल 69 सदस्यों में से 37 सदस्य अधिकारी होते थे, सरकारी अधिकारी चुने जाते थे 69 में से, और 32 गैर सरकारी होते। अब गैर सरकारी में कैसे कैसे चुना जाएगा, 5 गो नामजद होगा, 27 चुने हुए सदस्य होंगे, इस तरह से उसका क्या था, स्ट्रक्चर था। उसके बाद फिर इसमें इस अधिनियम में क्या किया गया, मुसलमानों के लिए पृथक समुदाय प्रतिनिधि प्रणाली लागू की गई। तो यह था, यही तो था ना उस 1906 ईस्वी में क्या किया गया था, मॉर्ले जो था मिंटो था, वो इसको क्या क्या था, सांप्रदायिक निर्वाचन के मतलब मांग के लिए वो उसको प्रतिनिधि मंडल को भेजा था, उसमें उसके सहयोग की बात की थी, उसमें वह अपना पॉजिटिव रूप मतलब पॉजिटिव रिस्पांस दिया था कि हो जाएगा ऐसा। तो उसी को लाने के लिए यह यहाँ पर क्या करता, पृथक निर्वाचन। यानी देखिए पृथक निर्वाचन क्या है, जो पृथक निर्वाचन की मांग होता है उसमें मतलब किसी विशेष समुदाय के उम्मीदवार का चुनाव उसी के समुदाय के मतदाताओं द्वारा ही किया जाएगा, वही पृथक निर्वाचन था कहलाता। तो ये था। उसके बाद व्यवस्थाओं सभाओं में अधिकार में वृद्धि की गई, जिसमें आप देखेंगे कि सदस्यों पार्लियामेंटों में सदस्यों के आर्थिक प्रस्तावों को पर बहस करने के लिए, उनके विषय में संशोधन प्रस्ताव रखने, उनके विषय में संशोधन प्रस्ताव को रखने, उनके कुछ विषय पर मतदान करने, प्रश्न पूछने और सार्वजनिक हित के प्रस्तावों को प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया। लेकिन इसमें साथ साथ में यह भी कहा गया कि गवर्नर जनरल इस प्रस्ताव को ठुकरा सकता है, उसके पास पूर्ण अधिकार है। तो इस तरह से क्या किया गया,
नरमपंथियों को संतुष्ट किया गया, मुस्लिम बुद्धिजीवियों को कांग्रेस से अलग किया गया तथा साथ साथ में जो कांग्रेस जो मुस्लिम था उसे अपने संरक्षण में लेकर जो राष्ट्रवाद की भावना बढ़ रही थी उसे कम करने का प्रयास किया गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ये तो था मॉर्ले मीटो रिफॉर्म प्रस्तुत किया गया, क्यों किया गया थोड़ा हम लोग कारण जाने, क्या कारण था, क्या उसका परिणाम हो सकता है। और एक कारण में देखिए भारतीय परिषद अधिनियम 1911 का सर्वग्राही नाम क्या था, तो अभी हम लोग चर्चा किए मार्ले मिंटो सर्वग्राही नाम था। मार्ले क्या था, वह भारत सचिव था और मिंटो उस समय भारत वायसराय था। इसी के आधार पर किया गया और जो इसका जो उद्देश्य मुख्य रूप से था इसमें से इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक जो सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू करने का था। और भी आप देखेंगे कि जो बुद्धिजीवी मुसलमान हैं, मुस्लिम हैं, बुद्धिजीवी मुस्लिम, उसको कांग्रेस से अलग करना तथा ये मुस्लिमों को संरक्षण देना ताकि भारतीय राष्ट्रवाद में उसकी भूमिका को अलग किया जा सके। साथ में नरमपंथियों को संतुष्ट करना और उग्रवादियों को क्या करना, जो उग्रवादियों के प्रभाव को कम करने का इसमें प्रयास किया गया था। इसके आधार पर नेक्स्ट देखिएगा 12 में सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा। अभी हम लोग चर्चा किए थे कि सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति 1909। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति क्या था, किसी विशेष समुदाय के उम्मीदवार का चुनाव उसके है जो समुदाय के मतदाताओं द्वारा ही किया जाएगा। जैसे मुस्लिम है तो मुस्लिम के जो समुदाय हैं वही उसका मतदान करेंगे, तो यही था सांप्रदायिक निर्वाचन। अब ऐसा करने के पीछे क्या उद्देश्य था, ताकि क्या किया जा सके, मुस्लिमों को बढ़ते राष्ट्रवाद से अलग किया जाए तथा जो बुद्धिजीवी हैं मुस्लिम हैं उनको कांग्रेस से अलग किया जा सके। यही सब कारण था वो मॉर्ले मिंटो लाने का। नेक्स्ट देखिएगा 13 में भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अभी हम लोगों ने इससे पहले एक प्रश्न जाना था कि क्या जाना था प्रश्न कि उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय बाल गंगाधर तिलक। तो अब आप अभी चारों ऑप्शंस को अगर इसमें आप देखेंगे तो गोपाल कृष्ण गोखले नरम दल से ही थे, मोतीलाल नेहरू गरम दल से, वल्लभ भाई पटेल नरम दल से, तो ये हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ही ऑप्शन बचता है, जिसे गर्म दलीय आंदोलन के पिता के रूप में जाना जाता तथा प्रथम इनको क्या कहा जाता था, प्रथम भारतीय जो निर्भयता से राष्ट्र की वेदना और उग्र राष्ट्रता के जन्मदाता के रूप में भी इन्हें जाना गया था। नेक्स्ट देखेंगे 14 में निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में योगी और दार्शनिक बन गए। देखिए वो थे अरविंद घोष। अरविंद घोष के बारे में आइए जानते हैं। अरविंद घोष का जन्म होता है वह कहाँ होता है, अरविंद घोष का जन्म कलकत्ता में 1872 ईस्वी में होता है। उनके पिता डॉक्टर होते हैं और उनके पिता का बचपन से शौक होता है कि वो बड़ा होकर पढ़ लिख कर मतलब सरकारी कर्मी में आए। तो वह 7 वर्ष की अवस्था में इंग्लैंड भेज देते हैं और मात्र 18 वर्ष की महज अवस्था में वो ICS परीक्षा यानी कि इंडियन सिविल सर्विसेज जो उस समय होता था उसको पास कर लेते हैं। और एक साधारण सा जो होता है वह घुड़सवारी में जानबूझकर वो फेल हो जाते हैं और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़ते हैं। वहाँ के हालांकि कूदने के बाद वो बड़ौदा के नरेश अत्यधिक उनसे प्रभावित भी होते हैं। वो अपनी रियासत में शिक्षा शास्त्री के रूप में इनको नियुक्त भी करते हैं, रखते भी अच्छे दिन तक रहते हैं। फिर वो शिक्षक के रूप में भी कार्य करते हैं। फिर जो लॉर्ड कर्जन का जो बंगभंग आंदोलन 1905 ईस्वी में होता है उसे सारा देश तो तिलमिला जाता है। तो बंगाल के इसके विरोध में उग्र आंदोलन भी होता है जिसमें अरविंद घोष ने सक्रिय भूमिका भी इसमें वो निभाते हैं अपना। और फिर क्या करते हैं वो अध्यापन का कार्य भी इसी के सिलसिले में करते हैं। हालांकि वो चाहते तो एक अच्छे पद पर हो सकते थे, इसलिए मतलब कहिए का मतलब कि वो पैसों की ज़रूरत होने के बावजूद भी कठिनाइयों का मार्ग चुनते हैं। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि अरविंद कलकत्ता आते हैं। फिर राज सुबोध मलिक अट्टालिका में ठहरते हैं। वहाँ जनसाधारण के मिलने से संकोच वो करते हैं। फिर वो क्या करते हैं किशनगंज जो वर्तमान में कहाँ है, किशनगंज नहीं किशोरगंज जो वर्तमान बांग्लादेश में भी है, स्वदेशी आंदोलन यहीं से प्रारंभ करते हैं। वह केवल धोती कुर्ता और एक चादर ही पहनते हैं। और उसके बाद वह राष्ट्रीय विद्यालय से भी अलग होकर क्या करते हैं, एक जो अग्निवर्षी पत्रिका वंदे मातरम का प्रकाशन प्रारंभ करते हैं। और ये वंदे मातरम प्रकाशन करने का उद्देश्य था लोगों को जागरूक करना, लोगों को राष्ट्रीयता की भावना को उसमें क्या करना, उसके विरुद्ध उसको लेकर जागृत करना लोगों को, यही था उसमें वंदे मातरम। आप देखेंगे कि इसी वंदे मातरम पत्रिका के तहत वह निष्क्रिय विशेष इसमें होगा नैरेटिव रेसिस्टेंस एक सिद्धांत था जो इसी के माध्यम से देते। उनका कहना था कि ये जो निष्क्रिय सिद्धांत यही वंदे मातरम जो होता पुस्तक होता, इसी में वो इस प्रतिपादन को, इस जो सिद्धांत होता उसको प्रकाशन करते हैं, बताते हैं। और ये प्रश्न पूछा भी जाता है कभी कभी कि निष्क्रिय विरोध यानी कि नैरेटिव रेसिस्टेंस का सिद्धांत किसने दिया था। तो उनका मानना था कि अंग्रेज़ों को भारत अविलंब छोड़ देना चाहिए और जब तक अंग्रेज ऐसा नहीं करते तब तक उनका विरोध करेंगे, यही था नैरेटिव रेसिस्टेंस।
तो ये भी ध्यान में रखिएगा। फिर आप देखेंगे कि किस तरह से जो अरविंद घोष होते हैं वो ब्रिटिश सरकार इनके क्रांतिकारी विचारों के कार्यों से अत्यधिक आतंकित होते हैं। 1908 को 40 युवकों के साथ उन्हें गिरफ्तार कर लेता है। देखिए गिरफ्तार क्या होता है कि इस समय किंग्सफोर्ड वाला भी घटना होता है, फिर उसकी को लेकर थोड़ा हलचल भी रहता है, तो मणिकतुला गार्डन जो कलकत्ता होता है उसमें छापा मारा जाता है। क्योंकि क्या था, कुछ हम लोगों ने देखा था ना, कुछ जो ऐसे क्रांतिकारी लोग थे, क्रांतिकारी नेता थे जो अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह में विश्वास कर रहे थे, तो वो छुपकर हथियार चलाना, गोला बारूद बनाना, ये सभी का ट्रेनिंग ले रहे थे। तो वही मणिकतुला गार्डन में वो छापा मारते 40 लोगों को गिरफ्तार किया था, उसमें से अरविंद घोष भी होते हैं। हालांकि आप जब आगे देखेंगे तो क्या होगा कि अरविंद घोष जो होंगे वो जो युगांतर समिति होगा ना, जो युगांतर समिति की जो 3 शाखा होगी, एक शाखा में से जो उसके अध्यक्ष इनको भी बनाया जाता है, ये अनुशीलन समिति में से, युगांतर समिति वाला में से अरविंद घोष भी रहते हैं। तो वो चर्चा आगे करेंगे। तो वही होता है। फिर क्या होता है, जैसे ही वो गिरफ्तार होते हैं तो इनका जो वकालत होते हैं, इनका वकील होते हैं सी आर दास करते हैं। सी आर दास वही इसका उन्हीं जिनको देशबंधु के रूप में जाता वकालत करते हैं। फिर 1908 ईस्वी में 1908 में गिरफ्तार होते हैं, 1909 ईस्वी में छूटते हैं। और ये छूटने के बाद वो क्या हो जाते हैं, वो कहिए कि मतलब वो योगी बन जाते हैं। और फिर वही देखेंगे उनका जो आश्रम होगा, कौन आश्रम, औरविले आश्रम होगा जो पांडिचेरी में होगा। फिर वहीं पर उसके औरविले आश्रम की स्थापना करते हैं। तो इस तरह से वह 6 मई 1909 को जनता के सामने आते हैं और 30 मई को एक वह उत्तरपाड़ा में एक संवर्धन सभा करते हैं। इसमें अरविंद एक प्रभावशाली व्याख्यान भी देते हैं, जिसको हम लोग उत्तरपाड़ा अभिभाषण के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी प्रश्न देखने को मिल सकता है, तो आप ध्यान में रखिएगा। तो इस तरह से अरविंद घोष क्या करते हैं कि एक क्रांतिकारी थे लेकिन बाद में योगी बन जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 15 में 1909 में मैडम भिकाजी कामा रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करते। आ जाइए, मैडम भिकाजी कामा। ये मैडम भिकाजी कामा के बारे में जानते हैं। मैडम भिकाजी कामा का जन्म तो 61 में बम्बई में होता है। एक पारसी परिवार से होते हैं और लोगों की मदद और सेवा करने की भावना से उनमें कूट कूट कर भरी होती है। बोला जाता है कि जब 1896 ईस्वी में जब क्या हुआ था कि प्लेग बीमारी मुंबई में फैल गया था, तो वो लोगों को सेवा बहुत किए थे और करने के दरमियान वो खुद भी प्लेग बीमारी से ग्रसित हो गए थे। जब उनका इलाज चला था तो ठीक तो हो गए थे, लेकिन आगे के इलाज के लिए और आराम के लिए उन्हें कहाँ ये ब्रिटेन जाने की, यूरोप जाने की सलाह दी थी। तो फिर वो यूरोप जाते हैं। जब 1902 ईस्वी में इस सिलसिले में लंदन जब जाते हैं तो उन्हीं में होता है उनकी एक मुलाकात होती है श्यामजी कृष्ण वर्मा से भी होती है। तो आप ध्यान में रखिएगा। भिकाजी कामा फिर क्या करते हैं, वो 1902 ईस्वी से लंदन जाते हैं। फिर भिकाजी कामा के द्वारा 22 अगस्त 1907 ईस्वी को जर्मन में हुए इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में भारतीय स्वतंत्रता का ध्वज का प्रथम तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज के रूप में इनके द्वारा फहराया जाता है, जिसमें 3 कलर होता है, हरा होता है, पीला होता है और लाल होता है। जो हरा होता है उसमें 8 कमल के फूल होते हैं जो भारत के 8 प्रांतों को दर्शाता है। जो सबसे नीचे लाल होता है उसमें चांद और ये सूरज और चांद का दिखाया जाता है, जो कि क्या होता है, हिंदू मुस्लिम के एकता के धर्म को प्रतीक को दर्शाता है। और वही बीच में जो पीला होता है उसमें वंदे मातरम लिखा हुआ था। अगर अभी की बात की जाए तो वो झंडा आपको देखने को सूरत ये गुजरात के भावनगर में स्थित सरदार सिंह राणा के पौत्र हैं, जो कहिए कि घर में यह झंडा अभी सुरक्षित है। तो इस तरह से जो है वह मतलब सबसे पहले जो है विदेशों में झंडा फहराने वाले कौन है, मैडम भिकाजी कामा। कहाँ, वो भी जर्मनी में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस जो जर्मनी का स्टुटगार्ट में 22 अगस्त को हुआ था, उसी में अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस सभा में वो प्रथम राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए सुविख्यात थे। तो ये कहा कि उनके द्वारा समाचार पत्र प्रकाशित किया था। ऑप्शन में वंदे मातरम, स्वराज, स्वाभिमान। तो वह पैट्रियार्ट था। वंदे मातरम तो अभी हम लोग चर्चा किए कि वह अरविंद घोष के द्वारा था। अरविंद घोष जिसमें से वंदे मातरम में जिसमें से हम लोगों ने देखा था कि नैरेटिव रेसिस्टेंस यानी कि निष्क्रिय सिद्धांत का उसमें प्रतिपादन किया। उनका कहना था कि निष्क्रिय सिद्धांत, अरविंद घोष जो अब सिद्धांत दिए थे, उनका कहना था कि अंग्रेजों को भारत अविलंब छोड़ देना चाहिए और जब तक वो नहीं छोड़ते तब तक क्या करेंगे, उनका विरोध जारी रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का क्रांति का जननी कहा गया। अब देखिए वही मैडम भिकाजी कामा, जिनके बारे में अभी हम लोगों ने देखा कि जन्म मुंबई में होता, 1861 में होता। किस तरह से 1896 ईस्वी में जब मुंबई में प्लेग फैलता तो लोगों का सहयोग करते हैं और पूरी सेवा मन तन धन से करते हैं, खुद बीमार हो जाते हैं। फिर उनके आराम के लिए आगे के इलाज के यूरोप जाने की सलाह देते हैं। 1902 में लंदन जाते हैं। 1907 ईस्वी में जर्मन में हुई इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय स्वतंत्रता का ध्वज फहराने का प्रथम तिरंगा जाता है, जो कब फहराते हैं, 22 अगस्त 1907 ईस्वी को होता है। जिसमें वो 3 कलर होता है, ऊपर हरा होता है, बीच में पीला होता है, नीचे लाल होता है, जो हम लोगों ने भी देखा। तो यह ध्यान में रखिएगा।
तो वही इनके जो अ, सहयोगी होते हैं, अ, वो क्या करते हैं, मतलब इसी मतलब ये जो सहयोगी कहते हैं जिसको, मतलब जो होते हैं ना, इनके प्यार से भारत क्रांति का जननी के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। हाँ, वो वंदे मातरम अभी हम लोगों ने देखा था। तो इनके ये जो होते हैं कौन, ये होते हैं जो ये नहीं, मैडम भिकाजी रुस्तम कामा होते हैं, जो इनके क्रांतिकारी विचार अपने समाचार पत्र वंदे मातरम तलवार में प्रकट करती है। जो समाचार पत्र होते हैं तो ये पब्लिश्ड भी करते हैं। तो आप ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। वो भारत के स्वाधीनता आंदोलन में महत्व को खूब समझती है, और जिनका लक्ष्य संपूर्ण पृथ्वी से, देखिए इनका जो लक्ष्य होता है ना मैडम भिकाजी कामा, कि संपूर्ण पृथ्वी से साम्राज्यवाद के प्रभुत्व को समाप्त करना। देखिए जो स्टेटमेंट ब्रिटेन का होता क्या होता, यही होता कि साम्राज्यवाद, कि अगर साम्राज्यवाद का विकास, अगर साम्राज्यवाद नहीं होता तो हम विकास नहीं कर पाते। यानी कि साम्राज्यवाद का अर्थ ही हुआ कि मतलब क्या करने के लिए, वहाँ के साम्राज्य मतलब उस पर स्थापित करके उसका प्रशासनिक हो गया, आर्थिक हो गया, उसको बढ़ाना, इस तरह से वो एक उसका अर्थ निकल कर आता। तो इनका यही था कि संपूर्ण पृथ्वी पर से साम्राज्यवाद, जिस तरह साम्राज्यवाद का कारण कह के जिस तरह से ब्रिटेन के द्वारा जो शासन किया जा रहा था अन्य देशों पर, उसको ख़त्म करने का बात था कि नहीं। तो वही उनके सहयोगी उन्हें भारतीय क्रांति की माता यानी जननी के रूप में मानते थे, जबकि अंग्रेज उन्हें कुख्यात महिला और क्रांतिकारी अराजकता क्रांतिवादी के रूप में उन्हें देखती थी। नेक्स्ट देखिए 17 में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में, उस समय उसके उद्देश्य कौन सी बात शामिल नहीं थी। देखिए जिस समय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में होती है, आइए मुस्लिम लीग की स्थापना के बारे में थोड़ा सा विशेष डालते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना देखिए क्या होता है, कब और किन परिस्थिति में होता है। तो क्या होता है, बंगाल विभाजन में मुस्लिम सांप्रदायिकता को क्या करता है, प्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहन दिया जाता है। ये बात तो आपको स्पष्ट मिल के आ ही गया होगा, क्योंकि पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल का जो विभाजन किया था, लॉर्ड कर्जन कई बार पूर्वी बंगाल का दौरा कर स्पष्ट कर दिया था कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए पूर्वी बंगाल का निर्माण करने जा रहा है। लॉर्ड कर्जन के बाद लॉर्ड मिंटो भारत का वायसराय बनता, कर्जन हटता, मिंटो बनता। और आपको ये पता होना चाहिए कि भारत मंत्री लॉर्ड मार्ले होता, संवैधानिक सुधार के पचहत्तर में वो था। लॉर्ड मिंटो मार्ले के विचार से सहमत था, परंतु ये सुधार के साथ साथ क्या चाहता था, जो राष्ट्रीय जागरण है उसके वेग को रोकना चाह रहा था वो। इसीलिए हिंदू मुस्लिम के बीच मतभेद की खाई वो और भी अधिक बनाना चाहता था। इसी उद्देश्य से उन्होंने निजी सचिव, जो अस्मित होता है, किसका निजी सचिव, ये मिंटो का सचिव, वो अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल अर्चीवाल से मिलने के लिए भेजता है और मुसलमानों को एक प्रतिनिधि मंडल भेजने का सुझाव देता है। ये काम अर्चीवाल्ड से मिलने के लिए था। और आपको पता होगा ना कि प्रिंसिपल जो अर्चीवाल्ड होते हैं वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी होते हैं, मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, उसके प्रिंसिपल होते हैं। तो इस तरह से ये सिलसिला चलता है। और फिर आप देखेंगे कि क्या होता है, अर्चीबाल्ड ने अपने पत्र में ये सुझाव दिया था कि मांग पत्र पर प्रमुख मुस्लिम प्रतिनिधियों का हस्ताक्षर होना चाहिए और सभी प्रांतों के मुस्लिम प्रतिनिधियों को शामिल करने और पृथक निर्वाचन अथवा मनोने की बात की प्रधानता देनी चाहिए। इस पर वो लिखा होना चाहिए उस बात को जो मांग कर रहे हो। इन पत्रों के आलोक में नवाब मोहसिन उल मुल्क ने 4000 मुसलमानों पर हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थना पत्र तैयार किया था और विभिन्न क्षेत्रों के 35 प्रमुख मुसलमानों के एक प्रतिनिधि मंडल बनाया था। क्लियर, क्योंकि वो मांग किया था वैसा, कौन, आर्चीवर्ल्ड मांग किया था। तो जिसमें मोहसिन उल मुल्क क्या क्या था, 4000 मुसलमानों को हस्ताक्षर का पत्र तैयार किया, 35 मुस्लिम प्रतिनिधियों मंडल तैयार किया, सरागा खान ने मुस्लिम प्रतिनिधियों का नेतृत्व किया था। और आपको ध्यान में रखिएगा उस समय मुस्लिम प्रतिनिधियों का सरागा खान नेतृत्व करता है। और 1 अक्टूबर 1906 ईस्वी को मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल ने वायसराय से शिमला में भेंट की, वही वायसराय मिंटो से भेंट की और शिष्टमंडल ने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग की पेश की, प्रार्थना की। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व में वो क्या क्या मांग किया था, जो मांगे थी वो निम्नलिखित थी। मुसलमानों को सरकारी सेवाओं में उचित अनुपात में स्थान मिले, नौकरियों में प्रतियोगी तत्व की समाप्ति हो, प्रत्येक उच्च न्यायालय और मुख्य न्यायालयों में मुसलमानों को भी न्यायाधीश का पद मिले। उसके बाद नगर पालिकाओं के दोनों समुदाय के प्रतिनिधियों को भेजने को अलग से व्यवस्था किया जाए। विधान परिषद में मुस्लिम जमींदारों, वकीलों, व्यापारियों, जिला, क्योंकि आपको पता होगा ना कि ये जो मार्ले मिंटो सुधार आया था उसमें यही सब चीज़ें था ना, उसमें थोड़ा बढ़ोतरी कर दिया गया था। केंद्रीय और प्रांतीय जो सीट था उसमें बढ़ोतरी किया गया था। फिर भी उसमें क्या किया गया था, बहस करने के लिए, उसके बाद साधारण निर्वाचन पर वोटिंग करने का, सार्वजनिक पूछने का। लेकिन उसके बाद भी क्या था, गवर्नर जनरल को अधिकार दिया गया था कि वो चाहे तो इन सभी को ठुकरा सकता है, यानी पूर्ण जो बहस करने का जरूर दिया गया। एक तरह से मार्ले मिंटो सुधार एक तरह से क्या था कि मुस्लिम बुद्धिजीवी मुसलमानों को
कांग्रेस से अलग करना, उसको संरक्षण देना मुस्लिमों को, तथा जो कांग्रेस में जो नरमपंथी हैं उनको क्या करना, उनको संतुष्ट करना, और उग्रवादी जो भावना है और उग्रवादी जो नेता हैं उसको क्या करना, उसको शांत करना। ये था तो हम लोग मुस्लिम लीग के उद्देश्यों से कौन से शामिल नहीं था, तो उसमें जो शामिल था द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग था शामिल। भारत के सांप्रदायिक विभाजन की बिल्कुल मांग था कि सांप्रदायिक तरीके से मांग किया जा रहा था, जो इस तरह से इतने सब कुछ अलग मांग किया जा रहा था, एक तरह से वो उसका आंतरिक बीज था। द्विराष्ट्र पाकिस्तान की मांग उपरिक्त सभी मांग था। नेक्स्ट देखिए 1916 में कि 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे। अब होम रूल मूवमेंट आ जाइए, अभी हम लोग चर्चा किए थे कि वो एनी बेसेंट थी। जिस तरह से एनी बेसेंट पहले थियोसॉफिकल सोसाइटी का क्या करती है, किस तरह से वो उसका मतलब ये उससे वो औपचारिक रूप से उसका सदस्य 1889 ईस्वी में बनती है, फिर 1882 में जुड़ती है, फिर 1893 ईस्वी में वो भारत आती है, फिर ये बलाब तस्की की मृत्यु होती है, फिर बलाब तस्की की मृत्यु 1903 या 1907 में क्या होता है, उनका मृत्यु होता है, और ऑलकट का। उसके बाद वो उसका अध्यक्ष बनती है। अध्यक्ष बनने के बाद उसके नेतृत्व में थियोसॉफिकल सोसाइटी का काफ़ी क्या होता है, उसका प्रचार प्रसार होता है। उसके बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी फिर यानी विंसेंट आप किस तरह से सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, यानी भारतीय वेशभूषा से वो परिचित हो जाती है, और भारतीय के वो पूरी तरह से भारतीय लगती है, बोल चाल में, सामाजिक रूप से, यानी हर तरीके से वो अपना लेती है। वेशभूषा से लेकर वह खाने पीने तक की भी वो भारतीय को अपना लेती है। फिर वो एक भाषण में भी कहती है कि हम जो विदेशी है चाहे कितना भी कोशिश कर लें आपका उत्थान नहीं कर सकते हैं, आपको स्वयं अपने स्वाधीनता के लिए आपको स्वयं खड़ा होना होगा। तो इस रूप से वह कहकर काफ़ी प्रभावित भी करती है। फिर 1898 ईस्वी में बनारस हिंदू कॉलेज का भी स्थापना होता है। फिर उन्हें मदन मोहन मालवीय देखेंगे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी उसको परिवर्तित करके नाम करेंगे। फिर आप देखेंगे कि क्या होता है 1914 ईस्वी में, वो क्या होती है, वह जो एनी बेसेंट होती है वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सदस्य बनती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में यानी कि ये मतलब आती है, राजनीति में प्रवेश करती है। 1917 ईस्वी में पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष भी बनती है। और उसके बाद क्या होता है, वो मतलब जब वो आती है तो 1900 मतलब उनका मानना था कि आयरिश और ब्रिटिश में जिस तरह से एक होम रूल है, उसी तरह से भारतीयों में भी स्वाधीनता की प्राप्ति के लिए एक तरह से क्या होना चाहिए, मतलब होम रूल लीग की स्थापना होना चाहिए। तो वही 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के साथ मद्रास के अडियार में वो क्या करती है, वो स्थापना करती है होम रूल लीग। तो एनी बेसेंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन था। तो जो साप्ताहिक पत्रिका वो केसरी था, जो मराठी में था, और एक मराठी पत्रिका था जो अंग्रेजी में था। और इसी केसरी पत्रिका में जब वो क्या करते हैं, देश का दुर्भाग्य एक प्रकाशन पब्लिश करते हैं, तो जिसमें से उनको 18 महीने की जेल होती है, खासकर वो, तो उसकी चर्चा हम लोग अभी किए थे कि जिसमें जब वो बाहर निकलते हैं तो काका बैप्टिस्टा के द्वारा गढ़ा हुआ स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, वो व्यक्ता भी कहते हैं। नेक्स्ट 19 के बाद 20 में हम लोग आते हैं। 20 में कह रहा है कि शेर पंजाब और पंजाब केसरी की किसका उपनाम है। ये है लाला लाजपत राय हुए, वही लाला लाजपत राय जिन्हें शेर पंजाब पंजाब केसरी कहा जाता है। अब आइए थोड़ा सा लाला लाजपत राय के बारे में जानते हैं। तो देखिए, लाला लाजपत राय के बारे में बात की जाए तो ये पंजाब जिले के मोगा जिले में इनका जन्म 1865 में एक अग्रवाल परिवार में होता है। और ये आपको पता होगा, लाला लाजपत राय वही हैं जो लाला हंसराज, जो ये होते हैं, कौन होते हैं, ये दयानंद सरस्वती के साथ मिलकर आर्य समाज में काम करते हैं। लाला हंसराज डीएवी स्कूल में जो एक होता है ना, एक वैदिक को करता है और एक पश्चिमी शिक्षा को करता है। तो ये डीएवी हो गया जो पश्चात शिक्षा को करता है, पश्चिमी शिक्षा को जिसमें अंग्रेजी और टेक्निकल एजुकेशन पर जोर दिया जाता है, वो होता है। और एक होता है ये परंपरागत जो चलता आ रहा था। तो इस तरह से होता है। तो वही होता लाला हंसराज और लाला लाजपत राय के साथ क्या होता है, मिलकर ये क्या करते हैं, दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय का प्रसार करते हैं, जो भी डीएवी के नाम से जाना जाता है। फिर लाला लाजपत राय के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में इन्हें पंजाब केसरी के भी कहा जाता है। इन्हें पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी विमा कंपनी की स्थापना का भी श्रेय दिया जाता है। लाला लाजपत राय लेखन और भाषण में बहुत रुचि रखते थे। लाला लाजपत राय का लेखन और भाषण में बहुत रुचि रखने के कारण क्या हो गया, शेरे पंजाब में सम्मानित संबोधन देकर लोग उन्हें गरम दल के नेता के रूप में सम्मानित करने लगे हैं। और आप देखेंगे कि 1897 से 98 ईस्वी में क्या होता है, 97 से 98 में एक भयानक अकाल आता है, और उस अकाल में पीड़ितों का तन मन धन से सेवा करते हैं। आए भूकंप अकाल के समय ब्रिटिश शासन कुछ नहीं कर पाते, लाला जी स्थानीय लोगों के साथ मिलकर वो अकाल में शिविर लाकर लोगों की सेवा करते हैं। इसके बाद 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन किया जाता है। लाला लाजपत राय, सुरेंद्र बनर्जी, बिपिन चंद्रपाल जैसे आंदोलनकारियों के साथ हाथ मिला लेते हैं और अंग्रेजों के इस फैसले के जमकर उसकी बगावत करते हैं। कौन,
लाला लाजपत राय। स्वदेशी आंदोलन जब होता है, बंग आंदोलन, तो स्वदेशी आंदोलन को चलाने और आगे बढ़ाने में इनकी अहम भूमिका होती है। और ये लाला लाजपत राय वही हैं जो एक अपने लेख में क्या करते हैं, वह लिखते हैं कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। तो यह भी प्रश्न देखने को मिल जाता है। और यही वो शेर पंजाब में जब आप देखेंगे साइमन कमीशन आता है तो उसी के विरोध में क्या हो जाता है, 1928 ईस्वी में शायद होता है 30 दिसंबर होता है या 30 अप्रैल ऐसे ही होता है 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का जो विरोध करते हैं, उस विरोध में इन पर लाठियों से बर्बरता से क्या किया जाता है, हमला किया जाता है। और इस हमला में इनकी मृत्यु हो जाती है। और जब ये हमला किया जाता है तो उस वक्त वो कहते हैं कि मेरे शरीर पर पड़े एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील की तरह काम करेगा। और ऐसा ही होता है। 1947 ईस्वी में भारत आज़ाद होता है, अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ता है। तो ये था पंजाब केसरी, जिन्हें लाला लाजपत राय को नाम किया जाना जाता है। भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या है? देखिए 1912 ईस्वी में ऐतिहासिक महत्व क्या है? 1912 ईस्वी में ऐतिहासिक महत्व इसी हॉर्डिंग बम कांड भी होता है। हॉर्डिंग बम कांड क्या था? हॉर्डिंग बम कांड था कि जब ये 1912 में वायसराय हॉर्डिंग की हत्या का प्रयास किया जाता है। कलकत्ता से जब दिल्ली की राजधानी स्थानांतरित निर्धारित किया जाता, उसी दिन बम हॉर्डिंग अपने परिवार के साथ ब्रिटेन के शाही राजवंशी के साथ दिल्ली में प्रवेश कर रहा था। उसी समय उनके ऊपर बम फेंका गया था, जिसे हॉर्डिंग है, जिसे क्या कहते हैं, हॉर्डिंग बम कांड भी कहते हैं 1912। इसी में क्या किया गया था, क्या बंगाल विभाजन को 11 मतलब दिसंबर 1911 ईस्वी बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। जॉर्ज पंचम के नेतृत्व में, मतलब लगभग यही कहिए जो घोषणा किया गया था लगभग 1912 ईस्वी में, जो 12 दिसंबर 1911 को 80,000 से भी ज़्यादा लोगों की मौजूदगी में ब्रिटेन के किंग जॉर्ज पंचम ने कोलकाता से दिल्ली की राजधानी बनाने की घोषणा की थी। तो वही कहा था, राजधानी से कोलकाता दिल्ली स्थानांतरण होता। साथ में आप देखेंगे 1912 ईस्वी में बंगाल को, बिहार और उड़ीसा को अलग किया गया, बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया था 22 मार्च 1912 ईस्वी को, यह भी था। तो साथ में आप देखेंगे कि मतलब जब ये क्या किया गया था, जो राजधानी था वह क्या किया गया, कलकत्ता से हटाकर वो दिल्ली स्थानांतरित किया गया। और इसी सिलसिले में जब कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था राजधानी 1912 ईस्वी में, 13 जून 1912 को जॉर्ज एससी के नेतृत्व में दिल्ली टाउन प्लानिंग कमेटी का भी गठन किया गया था। और इसमें मशहूर आर्किटेक्ट एडविन लुटियन, जो काफ़ी मशहूर था, आपको पता होगा एडविन लुटियन जो संसद भवन बना उसी के आधार पर तैयार किया गया था। और उनके साथ ही हावर्ड बेकर को बुलाया गया था। शुरुआती में तो कोरोनेशन पार्क ज़मीन को इसके लिए लिखा गया, लेकिन वह उसको अनफिट करार दिए। फिर बाद में राइसिन हिल मिला, उस पर वो बना। तो इस तरह से ये हम लोग को जाने भारत में भारतीय इतिहास 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था। ये तो ठीक है, स्थानीय राजधानी का कोलकाता का दिल्ली स्थानांतरण हुआ ही हुआ, साथ में बॉबिंग हंट कांड भी इसमें हुआ था, जिसमें से आप देखेंगे कि किस तरह से जब ये हॉर्डिंग है जो अपने परिवार के साथ क्या कर रहे थे, वो जो अपने परिवार के साथ और ब्रिटेन के जो शाही राजवंश थे दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे, उसी समय उनके ऊपर बम फेंका गया था। अनुशीलन समिति का संबंध अभी चर्चा किए थे। अनुशीलन समिति क्या है, तो इसे समझने के लिए आपको समझना होगा कि क्या समझना होगा कि आप देखेंगे कि देश के कुछ भागों में क्रांतिकारियों के कुछ ऐसे समूह थे जो ब्रिटिश शासन को सशस्त्र विद्रोह क्रांति के जरिए खत्म करना चाहते थे। क्योंकि आप देखेंगे 1905 के बाद जो प्रभुत्व था वो गर्म दल के था, तो वह सशस्त्र विद्रोह के थ्रू वह क्या चाहते थे, ब्रिटिश शासन को खत्म करने में विश्वास रखते थे। और क्रांतिकारियों ने अनेक गुप्त संगठन बनाए थे, जिनमें अपने सदस्यों को गोला बारूद बनाने, हथियार चलाने का प्रशिक्षण देने लगे थे। ये संगठन महाराष्ट्र बंगाल में अधिक सक्रिय था। महाराष्ट्र में अभिनव भारत सोसाइटी का आया, बंगाल में अनुशीलन समिति का आया। तो वही अनुशीलन समिति से जो संबंध है वे बी डी सावरकर जो थे वो थे। नेक्स्ट, किस गवर्नर जनरल 1911 में राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी? कौन सा गवर्नर जनरल था? तो अभी ये था, हम लोग चर्चा के लॉर्ड हॉर्डिंग गवर्नर जनरल था। और जो चर्चा किया गया था वह किया गया था जॉर्ज पंचम के द्वारा। उस समय जो भारत के शासक किंग जॉर्ज पंचम थे, जो 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में इसकी आधारशिला को रखे थे। तो वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग था। और 1912 में जब क्या किया गया था, कलकत्ता की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित किया गया था, उस समय उन पर हमला भी होता है। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता का प्रचार प्रसार शुरू किया गया था? वह किया गया था अबुल कलाम आज़ाद। ये अबुल कलाम आज़ाद कौन है? ये अबुल कलाम आज़ाद ये हैं जो हिंदू मुस्लिम एकता को प्रगाढ़ करने में इनकी अहम भूमिका रखती है। कवि होते हैं, लेखक होते हैं, यानी इन रूपों में इनको जाना जाता है। स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाना जाता है। मौलाना आज़ाद जो होते हैं, जो इनका बारे में कहा जाता है कि इनकी माँ जो होती है वो होती है अरबी मूल की होती है। पिता होते हैं वह खैरुद्दीन होते हैं, वो होते हैं मतलब कहिए कि वो हेरात से आते हैं। इस तरह से मोहम्मद खैरुद्दीन और उनके परिवार भारतीय स्वतंत्रता के पहले आंदोलन के समय 1857 के समय भारत छोड़कर वो मक्का चले जाते हैं। फिर वहीं पर मक्का जाने के बाद वो उनकी मुलाकात होती है, उनकी पत्नी जो होने वाली होती है, उनकी पत्नी से होती है,
मोहम्मद खैरुद्दीन, उनका तो पत्नी से होती है। 1890 ईस्वी में भारत फिर लौट आते हैं वो, उनके परिवार। मोहम्मद खैरुद्दीन 1890 भारत लौटते हैं। मोहम्मद खैरुद्दीन को कलकत्ता में एक मुस्लिम विद्वान के रूप में ख्याति मिलती है। उनके पिता होते हैं खैरुद्दीन, कौन? ये अबुल कलाम आज़ाद के होते हैं, जो उस समय मात्र 11 साल के होते हैं। आरंभिक शिक्षा इनको इस्लामी तौर पर होती है। ये कहिए उर्दू, हिंदी, मुस्लिम, अरबी, अंग्रेजी सभी का महारत हासिल कर लेते हैं। 16 वर्ष में इन्होंने सभी शिक्षा मिल गई थी। अब 25 साल में जो 25 साल में लोगों को उस समय मिला करती थी। क्रांतिकारी और पत्रकार के रूप में आप अबुल कलाम आज़ाद को देखेंगे तो ये एक आम आदमी के शोषण के लिए जिम्मेवार ठहराया उन्होंने अंग्रेजी सरकार को, आम आदमी के शोषण के लिए। उसके बाद मुस्लिम नेताओं की आलोचना की, जो उनके अनुसार देश के हित की समझ सांप्रदायिक हित पे तरजीह दे रहे थे, जो सांप्रदायिक की मांग करते मुसलमानों की भी उन्होंने अब उपेक्षा की। मुस्लिम नेताओं को अलग उन्होंने 1905 में बंगाल विभाजन का भी विरोध किया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के अलगाववादी विचारधारा को भी उन्होंने खारिज किया। उन्होंने ईरान, इराक और मिस्र, सीरिया जैसे की यात्राएं की। अब आते थोड़ा, ये तो हम लोगों ने जाना कि उनका व्यक्तित्व कैसा था, कि मुस्लिम होते हुए भी वो अलगाववादी, सांप्रदायिक, इन सभी का विरोध किए, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। यहाँ तक कि मुस्लिमों को आप देखिए किस तरह से वो खारिज करते हैं अलगाववादी विचारधारा को। आज़ाद ने क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना तो आरंभ किया। उन्हें अरविंदो और श्याम सुंदर चक्रवर्ती क्रांतिकारी जैसे समर्थन मिला। अब हम लोग देखेंगे 1912 ईस्वी में क्या होता है। एक उर्दू पत्रिका अल हिलाल का सूत्रपात इन्हीं के द्वारा किया जाता है। मतलब आज़ादी की शिक्षा उन्हें एक, जो आज़ाद की जो शिक्षा थी वो उन्हें आराम से एक सरकारी नौकरी दिला सकती थी उस समय, लेकिन उसे छोड़कर वो क्या किए, उनका झुकाव पत्रकार की ओर हुआ। और वही 1912 ईस्वी में अल हिलाल एक पत्रिका का सूत्रपात करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य मुसलमानी युवकों को, जो मुसलमान युवक क्रांतिकारी आंदोलन के प्रति उत्साहित करना और हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देना था। उन्होंने कांग्रेस नेताओं का विश्वास बिहार, बम्बई और क्रांतिकारी गतिविधियों को गुप्त आयोजनों द्वारा जीता। उन्हें 1920 ईस्वी में रांची में भी जेल की सजा भुगतने नज़रबंद रहना पड़ा। 1920 ईस्वी में लगभग 3 सालों तक रहना पड़ा था लगता है। हाँ, फिर वो जेल से निकलने के बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड से के विरोध में भी वो काफ़ी उससे प्रभावित थे। नेताओं में से एक थे, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोधी नेताओं में से। इसके अलावा खिलाफत आंदोलन में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। देखिए खिलाफत आंदोलन क्या होता है। खिलाफत आंदोलन होता है कि जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है, तो प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद जो तुर्की में होता है, वहाँ पर जो खलीफा का पद होता है, यानी उसको समाप्त करने के, विघटन करने की बात चल रहा होता है वहाँ। तो इसी के सिलसिले में जो तुर्की के खिलाफ, तुर्की के खलीफा पद को पुनर्स्थापना कराने के लिए वही 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन स्टार्ट होता है। और फिर आप देखेंगे कि फिर बाद में तो वहाँ रिवर्स संधि होता है, तो फिर तुर्की का विभाजन होता है, तो ऑटोमेटिक वहाँ का जो खलीफा पद समाप्त हो जाता है। फिर ऑटोमेटिक आंदोलन धीरे धीरे रुक जाता है। ये खिलाफत आंदोलन जब शुरुआत होता है तो इसमें आप देखेंगे कि 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में हुई खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। महात्मा गांधी को फिर इसी आंदोलन में से जो होता है, जो अबुल कलाम आज़ाद का जो पत्रिका अबुल कलाम आज़ाद का अल हिलाल होता है, इसी के माध्यम से क्या कहता है, पूरा प्रचार भी किया जाता है। तो इस तरह से इनकी जो अबुल कलाम आज़ाद की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। 25 में देखेंगे लंदन में 13 मार्च को सर माइकल ओडायर को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। देखिए लंदन में 13 मार्च को सर माइकल ओडायर को गोली मारकर क्यों हत्या की जाती है। देखिए जो सर माइकल ओडायर होते हैं, वो जो होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है उनसे वो काफ़ी प्रभावित होते हैं। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन यह जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। और ये से आंखों देखा ये हाल होता है किनका, ये उधम सिंह का होता है। आपको बताते जनरल डायर के द्वारा गोली चलाया जाता है। और कहा जाता है कि उस समय जो गवर्नर थे उस समय जो पंजाब का, वो थे जनरल ओडायर। उन्हीं के कहने पर जनरल डायर 10 मिनट तक लगातार गोली चलाती है। ऑफिशियली तो 389 ही डेथ बताता है, लेकिन उस समय 1000 और 1500 से 1000 लोगों की मृत्यु, 1500 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। बोला जाता है कि जो रास्ता जलियांवाला बाग था चारों ओर दीवारों से था, एक गली था, वही रास्ता को घेर कर वो 10 मिनट तक लगातार गोली चलाया था। मतलब कहिए कि काफ़ी भयानक और काफ़ी मतलब भयावह और दिल दहलाने वाला ये घटना था, जिसके उधम सिंह उन्हीं पर कसम खा लिया था कि वो इसका बदला लेगा। हालांकि जब वो उधम सिंह क्या होता है 1932 में जब ब्रिटेन पहुंचता है, तो जनरल डायर का मृत्यु प्राकृतिक रूप से पहले ही हो चुका है। बोला जाता है उसको मधुमेह हो गया था, इन सभी कारणों से मृत्यु हुआ था। अब बचा जनरल ओडायर। 1932 ईस्वी में वो लंदन पहुँचता है। उसके बाद वो जो स्ट्रीट रोड होता है उस पर रहना स्टार्ट करते हैं। फिर वो एक कार खरीदते हैं। फिर वो जनरल ओडायर का रैकी करते हैं, समझते हैं कि वो कब आता कब जाता है। फिर एक बुक लेते हैं, 6 पिस्टल 6 गोलियों वाला एक रिवाल्वर लेते हैं। और उस तरह से वो इंतज़ार करते हैं वो दिन का कि जब वो क्या कर सके, जनरल ओडायर पर हमला कर सके। तो एक दिन एक क्या होता है,
एक सभा का आयोजन होता है, जनरल होने वाला होता है, उसमें माइकल ओडायर प्रेजेंट होने वाला होता है, ये बात इनको पता होता है। और वो क्या करते हैं, आप एक किताब जो लेते हैं, किताब को रिवाल्वर के आकार का ही काट लेते हैं और छुपा कर ले आते हैं। जैसे ही माइकल ओडायर जो वक्ता था वो वक्ताओं के मतलब जब वक्ताओं के रूप में आता है तो वह जनरल उधम सिंह उनको क्या करता है, पूरी गोलियां उन पर दाग देते हैं, 2 गोली उनको लगता है, वहीं पर उनके स्पोर्ट देते हैं, भागते नहीं, उधम सिंह को वहीं पर गिरफ्तार कर फांसी दे दिया जाता है। तो इस तरह से क्या हो जाता है, 13 मार्च को जनरल ओडायर यानी 13 मार्च 1940 ईस्वी को जनरल ओडायर की हत्या उधम सिंह द्वारा कर दिया जाता है। तो ये प्रश्न कभी कभी ध्यान में रखिएगा, जनरल डायर और जनरल ओडायर। जनरल डायर कौन था, जनरल ओडायर। जनरल डायर गोलियां जरूर चलाया था, लेकिन वो उस कहने पर जनरल ओडायर उस समय पंजाब का गवर्नर बोला जाता था, तत्कालीन गवर्नर था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम विभाजन कब हुआ, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम विभाजन है वह 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में होता है। अब ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि आप अभी हम लोग चर्चा किए थे, जब पहला प्रश्न आया था तो जिसमें हम लोगों ने जाना था, क्या था प्रश्न ये था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आंदोलन 1905 से 1907 की अवधि को क्या कहा था, गर्मपंथी आंदोलन। क्यों क्यों देखिए, उसमें हम लोगों ने यह भी देखा था, चर्चा किए थे कि 1905 ईस्वी में ही हालांकि क्या होता है, गर्मपंथ और नरमपंथी मतलब इनका बीज बोया जाता है। लेकिन स्पष्ट रूप से आप देखेंगे, क्योंकि क्या होता है इसमें जो गर्मपंथी होते हैं यानी उग्रवादी नेता होते हैं, वो क्या करते हैं, 1905 ईस्वी का जो बीज रोपण हो जाता है यानी 2 गुटों का, उसमें क्या होते हैं, गर्मपंथी होते हैं जो इसको राष्ट्रव्यापी पूरे राष्ट्र में इसको स्वदेशी आंदोलन का लागू करना चाहते हैं। नरमपंथी होते हैं जो बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते हैं और संवैधानिक तरीके अपनाना चाहते हैं और ये विद्रोह का तरीका अपनाना चाहते हैं। उसके बाद 1906 ईस्वी में देखिए क्या होता है, 1906 ईस्वी में जो कलकत्ता में अधिवेशन होता है, उसमें जो होते हैं गर्मपंथी लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते हैं और इधर रास बिहारी बोस को, लेकिन अंततः इस मतलब शांत करके वो दादा भाई नौरोजी को बनाया जाता है। इसमें वो स्वदेश की मांग करते हैं, स्वराज्य की मांग करते हैं। फिर 1907 में देखिए कि यह अधिवेशन क्या होने वाला होता है, गर्मपंथी जो होते हैं यानी लाला लाजपत राय और लाला लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक इसको नागपुर में कराना चाहते हैं, लेकिन जो होते हैं नरमपंथी होते हैं वो इसको सूरत में कराना चाहते हैं। अंततः सूरत में होता है और नरमपंथी रास बिहारी बोस ही बनते हैं, जिसको लेकर क्या होता है, इनमें स्पष्ट मनमुटाव देखने को मिलता है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, प्रश्न अच्छा है तो हो जाएगा 1907 की सूरत अधिवेशन। देखिए, और इसमें यह भी कहा जाता है कि कोई भी लोकल को यहाँ पर यानी कि जो स्थानीय लोग हैं उसकी मतलब उसको नहीं बनाया जाएगा। क्या नहीं बनाया जाएगा, अध्यक्ष। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है, अब देखिए मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग की स्थापना तो हमने अभी देखा शिमला में लॉर्ड मिंटो के जो प्रतिनिधि मंडल मिलता है उसमें से वही उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है लॉर्ड मिंटो का मुस्लिम लीग की स्थापना में, क्योंकि वहीं पर वो सपोर्ट भी करता है ना, अपने जो सचिव होता है निजी सचिव स्मिथ को भेजता है, फिर वो अलीगढ़ के जो प्रिंसिपल होते हैं अर्चिबाल्ड से मिलते हैं, अर्चिबाल्ड फिर वो बोलता है कि हमें प्रतिनिधि मंडल चाहिए, जो जो प्रभुत्व हैं मुस्लिम प्रभुत्व हैं उनका सिग्नेचर चाहिए, तो 4000 सिग्नेचर करा कर देता है, फिर प्रतिनिधि मंडल तैयार होकर आता है। फिर आगा खां के नेतृत्व में आप देखेंगे कि किस तरह से क्या होता है, ये आगा खां के नेतृत्व में क्या नाम था उनका, हाँ वो 1 अक्टूबर 1906 ईस्वी को आगा खां के नेतृत्व में ये मुस्लिम लीग के संरक्षण की बात होती है। एक मुस्लिम लीग प्रतिनिधि मंडल वायसराय को वही 1 अक्टूबर 1906 ईस्वी को मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि मंडल वायसराय के शिमला में भेंट होती है और शिष्टमंडल सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग करती है। तो ये तो मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय, तो यही कहता देखिए मुस्लिम लीग। अब क्या होता है, ये तो मुस्लिम लीग की स्थायी निर्वाचन की यानी सांप्रदायिक निर्वाचन की मांग की बात हो जाती है, लेकिन अब हम लोग को देखना है कि यहाँ ऑप्शन में क्या है, क्या ऑप्शन में आगा खां है, नहीं। आगा खां को हम लोग चर्चा क्या किए, चर्चा ये की कि आगा खां का जो नेतृत्व करता है उसका प्रतिनिधि, आगा खां ने मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया था, क्योंकि जो आर्चीवर्ड था वो कुछ मांग किए थे कि प्रतिनिधि मंडल के हस्ताक्षर होना चाहिए, सभी प्रांतों के मुस्लिम प्रतिनिधियों को शामिल करने और पृथक निर्वाचन अथवा मानने की बात की प्रधानता भी उसमें होनी चाहिए, लिखा होना चाहिए। इन पत्रों के आलोक में नवाब मोहिद्दीन उल मुल्क वो 4000 मुसलमानों का क्या करता है, ये हस्ताक्षर बकरवा कर लाता है, प्रार्थना पत्र तैयार करता है, विभिन्न क्षेत्रों के 35 प्रमुख प्रतिनिधि का एक बड़े मंडल बनाया जाता है और फिर वही 1 अक्टूबर 1900 को प्रतिनिधि मंडल वायसराय शिमला में भेंट करता है वायसराय से, उसमें जिसमें वो मांग करेगा, विभिन्न मांग करेगा। मांग में होगा मुस्लिम को सरकारी सेवाओं में उचित अनुपात मिले, फिर नौकरियों में प्रतियोगी तत्व की समाप्ति हो, ये बात करता है। प्रत्येक उच्च न्यायालय और मुख्य न्यायालय में मुसलमानों को भी न्यायाधीश का पद मिले, नगर पालिकाओं के दोनों समुदाय को प्रतिनिधि भेजने का अलग से सुविधा दिया जाए मुसलमानों को। विधान परिषद के लिए मुस्लिम जमींदार वकील जो भी होना चाहिए, मुस्लिम वकील होना चाहिए, मुस्लिम व्यापारी, ये सभी का
और मुस्लिम स्नातकों को अलग से निर्वाचक मंडल बनाया जाए, ये सभी मांग था उसका। फिर आप देखेंगे वायसराय लॉर्ड मिंटो ने प्रतिनिधि मंडल से मिलकर, जो प्रतिनिधि मंडल था उससे मिलकर प्रसन्नता व्यक्त की और एक लंबा पत्र लिखा जिसमें मुसलमानों को संरक्षण देने की बात को स्वीकार की गई थी। और लॉर्ड मिंटो के निमंत्रण पर ही भारत में क्या हो गया, अभिजात मुसलमानों को एक राजनीति में प्रवेश करने का अवसर मिल गया। वे पूरी तरह राजनीतिक बनकर शिमला से लौटे। अलीगढ़ की राजनीति सारे देश पर छा गई। अब क्या होता है, ढाका बंगाल विभाजन के फलस्वरूप आंदोलन का गढ़ बन जाता है। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने मुस्लिम ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंसी नामक एक संस्था का निर्माण का सुझाव देते हैं। अब क्या होता है, सलीमुल्लाह होता है, जो सलीमुल्लाह ये हैं, यही सलीमुल्लाह आप याद करिए, जब बंगाल विभाजन होता है, बंगाल विभाजन से पहले वो विरोध करते हैं, लेकिन फिर ब्रिटिश क्या करता है, उनको इस तरह से संबोधन करता है कि वो पक्ष में हैं, सरकारी अस्पताल स्कूलों का लाभ मिलेगा। फिर वही सलीमुल्लाह क्या होते हैं, वह उसके पक्षधर में हो जाते हैं। किसके पक्षधर में हो जाते हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बंगाल विभाजन के पक्षधर में हो जाते हैं नवाबुल्ला। तो उन्हीं के कहने पर क्या होता है, ढाका के जो नवाब होते सलीमुल्लाह ने एक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कॉन्फ्रेंस संस्था के निर्माण की बात कर सुझाव देते हैं। और अंग्रेजों के सहयोग और संरक्षण से आश्वासन पाकर मुसलमानों ने एक सम्मेलन क्या किया, 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को बुलाया। इस सम्मेलन का जो अध्यक्ष होते हैं वह नवाब बाकर उल मुल्क करते हैं, लेकिन जो श्रेय होता है वह संस्था बनाने का सलीमुल्लाह ही देते हैं ना। अध्यक्षता जरूर बाकर उल मुल्क, तो हो सकता है अध्यक्षता पूरा तो बाकर उल मुल्क हो जाएगा। तो अखिल भारतीय स्तर पर मुस्लिम समुदाय का संगठन की नींव इसी सभा में डाली गई और इस संगठन का नाम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग रखा गया। 28 में महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव को आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है, तो देखिए गणपति महोत्सव को आरंभ करने का श्रेय वो जाता है बाल गंगाधर तिलक को। पहले जो होता ऐसा नहीं कि गणपति महोत्सव वो क्या बाल गंगाधर तिलक के कहने पर ही 1893 ईस्वी में जरूर ये सार्वजनिक रूप से गणपति महोत्सव मनाने का देते हैं। उससे पहले भी गणपति महोत्सव मनाया जाता है, लेकिन वो घर तक ही सीमित रहता है। लेकिन सार्वजनिक रूप से बाहर निकलकर मेला के रूप में जो आयोजन किया जाता है वो होता है किनके कहने पर, वह उसमें बाल गंगाधर तिलक का अहम भूमिका रहता है। कारण वही रहता है कि जनमानस में सांस्कृतिक चेतना जागने और लोगों को एकजुट करने के लिए सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया जाता है, ताकि वो क्या कर सके, अंग्रेजों के खिलाफ एक संदेश दे सके कि हम लोग में एक एकजुटता है। वो धार्मिक रूप में ही हो, तो इस तरह का वो पहला उन्हीं के माइंड में ही आता है। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, तो आप ध्यान में रखिए स्वदेशी आंदोलन क्यों किया गया था, वही बंगभंग आंदोलन के विरोध में किया गया था, जो पहले तो बहिष्कार का इसका बहिष्कार के रूप में किया गया, लेकिन बहिष्कार के बाद इसको स्वदेशी आंदोलन के रूप में टैग ले लिया गया। तो बंगाल विभाजन के विरोध में, बिल्कुल सही बात है, बंगाल विभाजन के विरोध में ही होगा स्वदेशी आंदोलन किया गया था। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, काफी अच्छा प्रश्न है। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। आप देखिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी की देखिए प्रश्न आप सभी देखिए, 4 ऑप्शन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी, हालांकि और भी लोग शामिल हुए थे जिसमें से हम लोगों ने देखा था बाद में कौन होते हैं, लाला लाजपत राय भी होते हैं, तो वो, लेकिन सुरेंद्रनाथ बनर्जी होते हैं जो लॉर्ड कर्जन को इस पर सजेशन देते हैं कि आप बंगाल का विभाजन नहीं कर कर आप क्या करिए, भाषाई आधार पर उड़ीसा और बिहार का विभाजन कर दीजिए, अलग कर दीजिए उसे। लेकिन वो मानता नहीं और अंततः वह क्या करता है, घोषणा कर देता है। कब कर देता है, 19 जुलाई को, और 16 अक्टूबर को प्रभावी हो जाता है 1905 ईस्वी को। तब जैसे जैसे नज़दीक आता उसकी वकालत करना स्टार्ट कर देते हैं, कौन, ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी कर देते हैं, यानी बनर्जी ने स्वीकार किया कि जो याचिका है वह अप्रभावी थी, यानी वो उसको नहीं माना गया। जैसे जैसे विभाजन का तारीख नज़दीक आती गई, उन्होंने ब्रिटिश सामानों के बहिष्कार जैसे सख्त तरीके की वकालत करना शुरू किया। उन्होंने बहिष्कार के बजाय इस कदम को स्वदेशी के रूप में लेबल करना पसंद किया और बहिष्कार करने डमपंथियों ने किया तो था, इनके कारण छोटे छोटे विद्रोह देखें। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 31 में बंगाल विभाजन 1905 के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था। अब देखिए सभी की चर्चा हो चुकी है, तो बंगाल विभाजन के पीछे ब्रिटिश सरकार का जो उद्देश्य था, हालांकि जो ऑफिशियली आधिकारिक बताया था कि वो प्रशासनिक विभाजन के लिए कर रहा है। उनका कहना था कि 7,85,00,000 की जनसंख्या, तो प्रशासनिक विभाजन दिक्कत होता है, इसलिए उसका विभाजन करें। लेकिन जो आंतरिक कारण था हुआ था क्या था, बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद को दबाना। क्योंकि क्या था, बंगाल में हिंदू शासन में जो बंगाली हिंदू थे शासन में अधिक से अधिक भागीदारी होती थी, राजनीतिक आंदोलन में वो अग्रणी होते थे, इस चीज़ को वो दबाना चाह रहा था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका पर्याप्त हो जाएगा। 32 में देखिए कांग्रेस लीग समझौता 1916 के दूरगामी परिणाम क्या हुआ। अब देखिए दूरगामी, आपको पता होगा ना, कांग्रेस और लीग का जो समझौता होता है, यानी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग होता है, वो तो अलग हो जाते हैं। और वो जो 1916 का दूरगामी परिणाम क्या हो जाता है, तो इस दूरगामी परिणाम ये होता है कि भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण होता है। यहीं पर दूरगामी परिणाम ये चीज़ देखने को मिल जाता है कांग्रेस और लीग के समझौता में।
क्योंकि समझौता इसी बात पर होता है, क्योंकि यह मांग करता है लिंग कि हमें क्या होना चाहिए, एक अलग राष्ट्र की मांग होनी चाहिए। काश अगर ये समझौता ना होता तो पाकिस्तान एक अलग देश ना बन पाता, क्योंकि ये समझौता ही इसका गढ़ एक बन गया था। तो चर्चा इसको हम लोग आगे भी करेंगे, लेकिन जान ले कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता दुर्गान पर भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का, क्योंकि इसमें ये बात को रखा गया था, उसी के बात को मानने के आधार पर दोनों के बीच में ये समझौता हुआ, लखनऊ समझौता के नाम पर जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए 1907 में कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष एवं मतभेद का क्या कारण था। अब 1907 ईस्वी में आपको पता होगा उदारवादी और उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष का कारण क्या था। आइए ऑप्शन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। लोकमान्य तिलक का अपमान, बिल्कुल नहीं। राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव, हाँ ये था, आप याद करिए। 1907 का जो कांग्रेस और उग्रवादी में मतभेद क्या था। अब नरमपंथी चाह रहे थे कि वो कहाँ हो, सूरत में हो, सूरत में होना, हाँ बिल्कुल सही है। और उग्रवादी चाह रहे थे कि वो कहाँ हो, वो नागपुर में हो, यही था बात था ना। उग्रवादी नागपुर में चाह रहे थे और उग्रवादी चाह रहे थे कि बाल गंगाधर तिलक लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहे, परंतु नरमपंथी क्या थे, सूरत में आयोजित कराकर और इसे स्थानीय नेता के अध्यक्ष बनाने से इनकार किया। साथ ही उदारवादियों ने स्वदेशी आंदोलन को वापस लेने की भी वकालत शुरू की थी। उन्होंने रास बिहारी अध्यक्ष को पद को घोषित किया और यही एक कारण बन गया। उधर चाह रहे थे गर्मपंथी की लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक बने। तो 33 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी पर्याप्त है। नेक्स्ट 1907 में देखिए, 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो रास बिहारी बोस किए थे। कारण क्या था, इसी में से गरम दल नरम दल दो गुटों में भी विभाजन हो गया यहाँ पर स्पष्ट रूप से, लेकिन बीज आंतरिक रूप से जो बीज बोआ गया था 1905 ईस्वी में बोआ गया था, लेकिन यहाँ पर अलग अलग हो गए। ये रास बिहारी बोस नरम दल के थे और गरम दल वाले कहाँ चाहते थे, वो चाहते थे कि नागपुर में इसका आयोजन हो अधिवेशन का, जिसमें बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय को अध्यक्षता बनाया जाए। नरमपंथी चाहते थे सूरत में आयोजित होता था, इस बात पर वो अड़े रहे कि स्थानीय नेता को अध्यक्ष नहीं बनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट अनुशीलन समिति थी। अनुशीलन समिति क्या था, अभी चर्चा की। अनुशीलन समिति क्या थे, कुछ ऐसी समितियाँ थी जैसे जैसे क्या होगा 20वीं शताब्दी में, यानी कि जो क्या थे कुछ जो कहिए गर्मपंथी नेता, उग्रवादी नेता, वो क्या थे, वो अंग्रेजों से सशस्त्र विद्रोह के थ्रू भारत को आज़ादी दिलाने, स्वशासन की मांग करने में विश्वास रखते थे। उसी को लेकर क्या किए, वह कुछ गुप्त संगठन का निर्माण किए, जिस गुप्त संगठन में वो हथियार चलाना, बारूद गोला बनाने, ये सभी का वो क्या करने लगे, उस समिति के मतलब बारूद चलाने समिति का वो गठन किए, जिसमें से एक बंगाल में जो सक्रिय था जो अनुशीलन समिति कहलाया, और जो एक क्या था महाराष्ट्र में था जो युगांतर समिति का था। फिर अनुशीलन समिति के युगांतर समिति के 3 शाखा, जिसमें आप अरविंद घोष देखेंगे जो एक क्रांतिकारी से, वो फिर क्या बन गए थे, वो बन गए थे एक ये योगी। तो अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। और जो किंग्स फोर्ट पर जो बम फेंका गया था ना, वो युगांतर समिति के ही सदस्य थे ना। ये कौन कौन थे, ये थे प्रफुल्ल चौकी और खुदीराम बोस थे। प्रफुल्ल चौकी तो आत्महत्या का मतलब अपने आप को गोली मार लिया आघात होकर, और खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया। किसने कहा था, कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही उनके द्वारा सोचा गया योजनाबद्ध था। ये कहा गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। हमने चर्चा किया था कि उन्होंने एक लेख में इस बात को कहा था कि कांग्रेस ना तो लोगों द्वारा प्रेरित है और ना सोचा या योजनाबद्ध किया गया है। वही लाला लाजपत राय जो क्या होता है 1905 ईस्वी में, वो लेखन में उनका अहम लेखन में वो काफ़ी रुचि होता है। उसके बाद 1905 ईस्वी में वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं अन्य नेताओं के साथ वो स्वदेशी आंदोलन में कूद पड़ते हैं और उसका क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। तो ये हो जाएगा लाला लाजपत राय हो जाएगा। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत, ये हो गया नैरेटिव रेसिस्टेंस, जिसकी चर्चा भी हम लोग किए। नैरेटिव रेसिस्टेंट ये अरविंद घोष के द्वारा दिया जाता है। जब वो पत्रिका जो करते हैं, वंदे मातरम जो पत्रिका का जो करते हैं, उसी में से वो सिद्धांत देते हैं। उनका मानना था कि अंग्रेज को अविलंब भारत छोड़ देना चाहिए, और जब तक वो ऐसा नहीं करते तब तक वो विरोध जारी रहेगा। नेक्स्ट देखिए, बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजन हुआ, जिसका विरोध के फलस्वरूप पुनः एकीकृत हुआ। अब देखिए, बंगाल विभाजन जरूर 1905 ईस्वी में करजन का एक मूर्खतापूर्ण ये डिसीजन था, और जो एक हुआ 1911 ईस्वी में। आपको पता होगा कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। जॉर्ज पंचम के नेतृत्व में 80,000 लोगों के मतलब उस समय भीड़ मौजूद थी, उस समय ये घोषणा किया गया था। फिर 1912 ईस्वी में कलकत्ता से दिल्ली की राजधानी भी स्थानांतर किया गया तथा बिहार उड़ीसा को अलग भी किया गया 22 मार्च 1912 ईस्वी को। तो यह भी ध्यान में रखना। और इसी समय जब वो स्थानांतर दिल्ली से कलकत्ता से दिल्ली राजधानी हो रही थी, तो बम जो
होर्डिंग होते अपने परिवार के साथ जा रहे होते तो एक इस पर बम भी फेंका जाता है, तो होर्डिंग बम कांड के भी रूप में जाना जाता है 1912। निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया, शांति के समय भी जारी रखना चाहता। इस प्रश्न का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में क्या होना चाहिए। 40 में देखिए, 1906 में मिनटों में शिमला में हुए मुसलमानों ने शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। क्या प्रार्थना की थी? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। मिनटों से आपको पता होगा ना कि 1 अक्टूबर था। हाँ, 1 अक्टूबर 1906 को क्या हुआ था? मुस्लिम प्रतिनिधि ने वायसराय से शिमला में भेंट की थी और शिष्टमंडल ने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग की थी, जिसमें से मुसलमानों को सरकारी सेवाओं में उचित अनुपात मिले। तो प्रार्थना की मांग, मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन वर्ग हो, बिल्कुल यह मांग क्या था? संयुक्त निर्वाचन वर्ग नहीं, हिंदुओं को अधिक प्रतिनिधित्व नहीं, मुसलमानों को मने नहीं, तो ये मांग क्या था? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन। इसके अलावा उसने जो मांग की थी, अभी हम लोग चर्चा की, मुसलमानों को सरकारी सेवाओं में उचित अनुपात, नौकरियों में प्रतियोगी तत्व की समाप्ति हो, उसके लिए प्रत्येक उच्च न्यायालय और मुख्य न्यायालय में न्यायाधीशों का पद मिले, न्यायपालकों में दोनों समुदाय के प्रतिनिधिमंडल भेजने का हो, विधानसभा में मुस्लिम जमींदार हो, वकील हो, व्यापारी हो, इन सभी का विशेष स्थान मिले। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन आपको पता होगा, जो घोषणा किया गया था वह 19 जुलाई 1905 ईस्वी को प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर, तो वही एक दिन कम 15 अक्टूबर है, तो यही पर्याप्त हो जाएगा। 15 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रभावी हो गया था। कर्जन के द्वारा किया गया था। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यही था कि बढ़ते राष्ट्रवाद को दबाना मुख्य उद्देश्य था, लेकिन वो ऑफिशियली जो आधिकारिक कारण क्या दिया था, वो कहा रहा था कि जनसंख्या अधिक होने के कारण प्रशासनिक सुविधा के लिए इसका विभाजन किया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? तो गर्म दल से संबंधित कौन नेता थे? अरविंद घोष हैं, जीवी गोखले हैं, दादा, अब पढ़िए सभी को। दादा भाई नौरोजी ये नरम दल के नेता थे, जिन्हें ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है। उसके जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, यह भी क्या थे? बनारस वाला किए थे। इसके बाद ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के स्थापना किए थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, यह भी थे नरम दल के। तो गरम दल के हो जाएगा, अब वो अरविंद घोष थे। ये वही अरविंद घोष थे जो एक क्रांतिकारी नेता से जब इनकी गिरफ्तारी होती है तो ये योगी के रूप में आते हैं, और अरविंदे पांडिचेरी में अरविंद कौन आश्रम होता है, ये आश्रम होता है, और बीले आश्रम की स्थापना करते हैं। कहानी भी हम लोगों ने चर्चा किया किस तरह से अरविंद घोष क्या होते हैं, कि एक युवांतर समिति होता है, युवांतर और अनुशीलन समिति। वही अनुशीलन समिति जो होता है ना, उसी के अनुशीलन समिति होता है। अनुशीलन समिति के अंतर्गत 3 समितियां कार्य कर रही होती है ना। उस अनुशीलन समिति के अंतर्गत, अब अनुशीलन समिति क्या था? क्योंकि देश के कुछ भागों में क्रांतिकारियों के ऐसे समूह थे जो ब्रिटिश शासन के सशस्त्र क्रांति के जरिए खत्म करने में विश्वास रखते थे। क्रांतिकारियों ने अनेक गुप्त संगठन बनाए थे, जिसमें अपने सदस्यों को गोला बारूद बनाने, हथियार चलाने का प्रशिक्षण देते थे। उनका यही मानना था। वही संगठन महाराष्ट्र और बंगाल में अधिक सक्रिय थे, और जो बंगाल में थे वो अनुशीलन समिति का, महाराष्ट्र में युगांतर समिति। तो अनुशीलन समिति के अंतर्गत 3 शाखा, लगता है अनुशीलन समिति के बारे में हम युगांतर समिति का दिए थे ना, 3 शाखा नहीं, अनुशीलन समिति के 3 शाखा थे। एक शाखा का तो स्थापना जो किए थे प्रमथनाथ के, तो क्या थे, प्रमथनाथ किए थे। दूसरा समिति का नेतृत्व सरला देवी किए थे, और तीसरा का नेता थे अरविंद घोष थे। वही थे कांग्रेस नेता के गरम दल से संबंधित है, अरविंद घोष हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है। 1906 ईस्वी में कौन किए थे? हालांकि यहाँ पे भी गरम दल और जो नरम दल था, दोनों में इस बात को अध्यक्षता को लेके हुआ था। जो चर्चा 1907 में खुल के सामने आया, वहाँ पे भी हुआ था, लेकिन अंततः इसे शांत करके दादा भाई नौरोजी को बना दिया गया, और दादा भाई नौरोजी इसी में से स्वराज्य की मांग किए थे। निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं थे? अब उग्रपंथी नहीं है, तो उधम सिंह बिल्कुल उग्रपंथी थे। देखिए किस तरह से 1900 मतलब घटना 1919 ईस्वी को जो उनके आंखों में उस समय था, जो कसम खाए थे, जाकर 1940 ईस्वी में वो बदला लेते हैं। अब 1940 में कौन था? शायद 13 दिसंबर था ना, उधम सिंह, देख लीजिएगा, 13 मार्च था, 13 मार्च 1940 ईस्वी को वो जनरल लोडायर को जाकर गोली मारते हैं। बाल गंगाधर तिलक, यह भी उग्रवादी थे। गोपाल कृष्ण गोखले, ये थे क्या थे? यह थे नरमपंथी नेता थे। ये वही नरमपंथी जिसने बनारस अधिवेशन और स्वदेशी आंदोलन को इन्होंने सपोर्ट किया था उस समय। हालांकि स्टार्टिंग में पक्ष में नहीं थे, लेकिन फिर क्या हो गया, इन्होंने स्वदेशी आंदोलन को पक्षधर में थे। प्रश्न भी देखा जाता है कौन कौन स्वदेशी आंदोलन के पक्षधर में थे। तो गोपाल की बनारस अधिवेशन का नेता किए थे, उसमें बंगाल विभाजन भी हो गया था, उसी के कारण स्वदेशी आंदोलन को इन्होंने तो फिर ही गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, जिसमें से इनका कहना था सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया का स्थापना करने का श्रेय था। इनका कहना था कि वो सभी
जो युवा हैं उनको क्या करें, सार्वजनिक जीवन जीने के सिखाया जाए, किस तरह से उनका होना चाहिए सार्वजनिक जीवन। 45 में देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों का प्रभावाधीन आया। अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गर्मपंथियों का प्रभावाधीन आया, कब आया? स्पष्ट है 1905 के बाद, 1906 के बाद कहना उपयुक्त है। इसी में से तो, हालांकि बीज तो 1905 ईस्वी में देखने को मिल गया था, लेकिन खुलकर सामने आया 1906 के बाद, 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी। अब करा, बाल गंगाधर तिलक को जेल 3 बार हुआ था। एक हुआ था 1897 ईस्वी में जो 18 महीना का थे, केसरी का दुर्भाग्य, देश का दुर्भाग्य। फिर हुआ था 1908 ईस्वी में जो 6 वर्ष के लिए हुआ था, तो ध्यान में रखिएगा। तीसरा हुआ था 1916 ईस्वी में जो जिन्ना के खिलाफ उन्होंने बोला था, उसमें हुआ था। तो इस तरह से 1900 ये हो गया, 46 हो गया। अब हम लोग आते हैं, नेक्स्ट आते हैं प्रश्न में, आते हैं 46 के बाद आते हैं हम लोग 47 में आते हैं। चलिए 47 में बिहार बंगाल से अलग हुआ। आ गया प्रश्न, देखिए बिहार बंगाल से कब अलग हुआ, इसी चर्चा हम लोग कर रहे थे कि 1911 ईस्वी में 23 दिसंबर 1911 को क्या होता है, वह घोषणा किया जाता है। क्या घोषणा किया जाता है? घोषणा यही किया जाता है, जॉर्ज पंचम के सहयोग, मतलब जॉर्ज पंचम भी मौजूद होते हैं, उन्हीं के नेतृत्व में क्या किया जाता है, बंगाल को बिहार से, सॉरी ये बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता, तथा साथ में जो दिल्ली की राजधानी, जो कलकत्ता भारत की राजधानी थी, उसको स्थानांतरण कर दिल्ली किया जाता है। फिर यह भी हम लोगों ने देखा कि 1912 ईस्वी में एक कमेटी बनाया जाता है, जिसमें वो उसकी मतलब राजधानी स्थापना करने के लिए जो क्या आता है, एडवर्ड लुटियंस और रॉबर्ट बेकर को बुलाया जाता है, जो पहले एक स्थान को चुना जाता है जिसको प्लेग बीमारी कहकर उसको क्या किया जाता है, खत्म कर फिर रायसीन पहाड़ियों को चुना जाता है। तो उसी के बाद 22 मार्च 1912 को बिहार बंगाल से अलग हुआ, अलग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक नए चरण के आरंभ का घोतक था। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। होम रूल आंदोलन चर्चा हम लोग पहले भी किए हैं कि होम रूल आंदोलन जो एनी बेसेंट के द्वारा, उनका मानना था कि आयरिश और ब्रिटिश के एवज में जिस तरह से आंदोलन है एक आयरिश होम रूल, उस तरह भारत में भी एक होम रूल आंदोलन होना चाहिए, यानी कि स्वराज्य यानी स्वशासन की मांग होना चाहिए। इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, यही था इसमें देश के सामने स्वशासन होम रूल ये स्थान बाल गंगाधर तिलक के साथ 1916 ईस्वी में अडयार में इसका स्थापना किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको देखने को मिल जाएगा 48 का, यही पर्याप्त लग रहा है क्योंकि ये में मिल ही गया वो प्रश्न का जवाब। नेक्स्ट देखिए, गदर पार्टी की स्थापना। गदर पार्टी की स्थापना चर्चा हम लोग किए थे कि यह 13 दिसंबर 1913 ईस्वी में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुई थी, जिसमें से सोहन सिंह भकना जो थे वो क्या थे, वो उसके अध्यक्ष थे और महामंत्री लाला हरदयाल थे, और भी अन्य थे जो हम लोगों ने देखा था। नेक्स्ट देखिए, किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कौन किए थे? अभी चर्चा हम लोग किए थे कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना करने का श्रेय जो था वह शिमला में क्या करता, प्रतिनिधि मंडल मिलकर वायसराय से, जो वायसराय मिंटो होता है उसी का होता है, मतलब उसी के सपोर्ट में वह क्या कहता है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना का किया जाता है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग और प्रार्थना पत्र को मांगे की जाती है। तो स्थापना का श्रेय ऑप्शन में सर सैयद अहमद खां, मोहम्मद इकबाल, नवाब सलीमुल्लाह और आगा खां। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा नवाब सलीमुल्लाह खां। कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग अब सलीमुल्लाह खां क्यों हो गया? अब देखिए, अभी हम लोग चर्चा किए थे कि मिंटो जो है क्या होता है, शिमला में प्रतिनिधि मंडल से मिलता है और सांप्रदायिक जो मांग की जाती है मुस्लिमों के द्वारा, वह उस पर क्या करता है, मांगे जो थी उस पर विचार करने के लिए लेता है, विचार करता है, फिर वो क्या होता है उस पर सहमति जताता है, और वही होता है फिर ये ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में एक संस्था का गठन किया था, जो स्टार्टिंग में संस्था था जो 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को गठन किया था, जो इसका नाम होता है मुस्लिम ऑल इंडिया कॉन्फिडेंसी नामक संस्था होता है, सुझाव देता है। लेकिन अंग्रेजों का सहयोग और संरक्षण के आश्वासन पाकर फिर इसके नाम को क्या कहता है वो थोड़ा परिवर्तन किया जाता है उसमें, फिर उसको अखिल भारतीय स्तर पर एक मुस्लिम संगठन की नींव इसी सभा में डाली गई। जो सभा होता है उस समय ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस, उसमें डाली गई, उसका नाम रखा गया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग रखा गया। तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि वायसराय लॉर्ड मिंटो के निमंत्रण पर भारत में अभिजात मुसलमानों को एक राजनीति में प्रवेश करने का अवसर मिला, और कारण क्या था इसका देने का, वो वही था कि वो उसको बुद्धिजीवियों को कांग्रेस के, मुस्लिम बुद्धिजीवियों को कांग्रेस से अलग रखना चाह रहा था, और तथा उसको संरक्षण देकर एक सांप्रदायिक क्या कर रहा था, सांप्रदायिकता का भावना देकर हिंदू मुस्लिम को लड़ाना वो चाह रहा था, यानी दूर करना चाह रहा था, वही था। तो इस ऑल इंडिया मुस्लिम की स्थापना का दे नवाब सलीमुल्लाह खां, यही सलीमुल्लाह खां जो स्टार्टिंग में क्या होते हैं, यह बंगाल विभाजन के विरुद्ध होते हैं, लेकिन जब बंगाल विभाजन हो जाता तो वो उसके पक्षधर में हो जाते हैं, ढाका के नवाब होते हैं।
तो इस तरह से हम लोगों ने गर्मपंथी उग्रवादी चरण जो 1905 से 1917 के बीच रहा, कुछ प्रश्नों का 50 तक हल देखा। और आगे हम लोग किसी अगले अध्याय में मिलेंगे। तब तक हमारे क्लास को देखने के लिए धन्यवाद। आपको यह क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में सजेस्ट